हाँ जी, कल अपने बात की थी मांसपेशियों पे, मांसपेशियों की बनावट, प्रकार, संख्या, कार्य, विशेषता, व्यायाम से मांसपेशियों पर होने वाले प्रभाव। कोई प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है आपका कंकाल तंत्र। कौन सा? हाँ, ये है। अपने बात कर रहे थे कंकाल तंत्र की। कंकाल तंत्र जो है इसमें अपने दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, हड्डियाँ, हड्डियों की संख्या, बनावट, प्लस जोड़, जोड़ के प्रकार और जोड़ों में गतियाँ। ठीक है, देखिए मांसपेशीय तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र और श्वसन तंत्र, ये चार वो सिलेबस के भाग हैं आपके जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं एनाटॉमी में, क्योंकि इन्हीं चारों का सबसे ज़्यादा योगदान है खेलों में। ठीक है, तो कंकाल तंत्र जो है इसमें अगर बात करें तो कंकाल तंत्र का अध्ययन है, यानी कि कंकाल तंत्र किससे बना है? हड्डी से। तो हड्डी का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है भाई, जोड़ का आपने बात कर रहे थे, जोड़ का अध्ययन है ठीक है। हड्डियों की कोशिका की अगर बात करें तो 3 प्रकार की कोशिकाएं यहां पर पाई जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है भाई, ये 3 प्रकार की कोशिका है हड्डियों की। अब ये कहता है कि प्रोटीन किस प्रोटीन की बनी हुई है हड्डी, तो प्रोटीन अगर कौन सा है तो वो ओसिन, इसी के नाम से ये ऑस्टियोलॉजी साइट का नाम ओसिन के नाम से ही हो रहा है। ठीक है, हड्डियों को अपने देख रहे थे कौन सा उत्तक है? कठोर संयोजी उत्तक है ये। अगर मैं बात करूं शरीर के कुल भार का लगभग 15 से 20% फिक्स पूछे तो कह देना 18% हड्डियों से बना होता है। प्लस आप बता देना कि हड्डियां जो है इसमें 25% जल होता है, 35% कार्बनिक मध्य को मात्रा क्या लगानी है, और 45 है, 40 है, ये लो 40% जो है अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब पहले इन पे बात कर लो थोड़ा सा कि ऑस्टियोब्लास्ट, इसको बोलता है ये लिविंग सेल। ठीक है, ये वयस्क होकर के बनाती है ये ऑस्टियोसाइट। कहने का मतलब जैसे हड्डी का निर्माण होता है तो ये नहीं है कि हड्डी बिल्कुल सख्त रूप से ही निर्मित होती है। हड्डी पहले लिक्विड फॉर्म में तैयार, वही बात है कि जैसे अपने प्लास्टिक की कोई वस्तुएं देखते हैं या सिमटेड वस्तुएं अगर आपने देखते हैं तो उनको पहले घोल के रूप में किसी सांचे में डालते हैं, उसके बाद में सूखने के बाद में वो उस शेप में नज़र आती है।
ठीक वैसे ही ये कहता है कि ये ओस्टियोब्लास्ट कोशिका जो है वो लचीला फॉर्म, लिक्विड फॉर्म तैयार करती है हड्डी की। ये जब वयस्क होती है तो बनती है हड्डी, ये है ओस्टियोसाइट, यानी कि ये ओस्टियोब्लास्ट कोशिका वयस्क मैच्योर होने पे क्या कहलाती है, ओस्टियोसाइट कहलाती है। अब ये ओस्टियोसाइट जो है ये मेन हड्डी जिससे बनी हुई है वो है। अब ये आता है कि ओस्टियोसाइट जो है इसकी संख्या को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, वो काम है ओस्टियोक्लास्ट का। ओस्टियोक्लास्ट इसको आप इससे समझ लीजिए कि शिल्पाकार है, शिल्पी है ये। पत्थर तो निर्मित हो गया, लेकिन पत्थर को शेप क्या देनी है, आकार कैसा, आकृति कैसे प्रदान करनी है, वो काम है ओस्टियोक्लास्ट का। यहाँ पर आता है कि ये ओस्टियोसाइट की संख्या को कंट्रोल या नियंत्रित करते हैं। इसका मतलब आप समझना, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी हड्डी जैसे टूट जाती है, वापस से जुड़ती है, वापस से बनती है ना, तो वो पहले जिस शेप में थी उसी शेप में बनती है। जैसे फीमर का क्या शेप है, ह्यूमरस का क्या शेप है, वो शेप यानी आकृति क्या है इस हड्डी की, उस चीज को याद रखने का काम है ओस्टियोक्लास्ट का। हड्डी टूट जाने के बाद में वापस से ओस्टियोब्लास्ट कोशिका जो है वो हड्डी का निर्माण में लग जाएगी, ये वयस्क होगी तो ओस्टियोसाइट बन जाएगी। अगर मैं कहूँ कि ऐसे हड्डी बनानी थी, ये हड्डी है मान लो कोई, ठीक है, कुत्ता खाता होता है हड्डी है इसके हिसाब से मान लो। अब मान लो कि हड्डी टूटने के बाद में बनाई ऐसे गई भी, तो अब ये इस भाग की आकृति शेप देने के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, ये काम कौन करेगा, तो वो ओस्टियोक्लास्ट करेगा। सीधी सी बात है, पत्थर से मूर्ति बनाने का काम जो है, वो शेप आकृति देने का काम जो है वो ये करता है। समझ में आ गई? तो ये यहाँ पर ये बात लिखी होगी कि ओस्टियोक्लास्ट जो है वो ओस्टियोसाइट की संख्या को कंट्रोल या नियंत्रित करता है। कहने का मतलब शेप में लाने के लिए उनकी संख्या को कम ज़्यादा करता है, वो काम इसका है ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो ये समझ गए? हाँ जी, जुड़ती कैसे है फिर वो? ये नहीं है कि पूरी की पूरी हड्डी दोबारा बन जाए। अगर ऐसा हो रहा होता तो जैसे मुंह का कैंसर, जबड़े का कैंसर वगैरह होता, उसमें वो एक हड्डी ही निकाल देते हैं, यहां से मुंह खोखला हो जाता है, फिर वो हड्डी बन जाए ना पूरा। हड्डी जब टूट जाती है तो उसको वापस आपस में मिलाते हुए प्लास्टर कर दिया जाता है, और वो जोड़ जो है वो आपस में मिलाया हुआ भाग जो है वो वापस से अपने आप को पुनर्निर्मित कर लेता है, पुनः निर्माण हो जाता है। इसकी वजह से होता है, ठीक है ना। हाँ, वो तो हड्डी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, तो बनी किससे है, तो वो ओस्टियोब्लास्ट कोशिका, ये तो है कोशिका, और हड्डी में कैल्शियम है, फास्फोरस है, ठीक है। कैल्शियम जो है वो इसको लचीला रख रहा है, फास्फोरस जो है वो इसको सख्त कर रहा है। कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, ये पढ़ा हुआ बातें हैं अपनी, ठीक है। तो वो चीज़ है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि भी ये नहीं है कि भी एक आता है कचुम्बर ही निकल गया हड्डी का, ठीक है, तो अब वो बनेगी नहीं, जुड़ेगी नहीं वापस, यानी उनकी कोशिका नष्ट हो गई। इसको आप यूं समझिए, मैं आपको कहूं कि कोई पेड़ या टहनी है, अपने लगाते हैं ना, किसी की डाली या टहनी तोड़ करके अपने दूसरी जगह लगा दी, कलम चल पड़ी, वो उस भाग, उस टहनी की कोशिकाएं जिंदा है तो वो चल पड़ी, उसको रोंद दिया उस कोशिका को, उस टहनी को, उसके बाद में लगा दो, तो वही बात बता रहा हूं कि चूरमा बन गया हड्डी का। समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? ऐसी स्थिति में नहीं बनेगी, वो टूट गई, उसको वापस मिलाते हुए जोड़ करके प्लास्टर कर देते हैं, वो बना लेगा। जो टूटा हुआ दूसरा भाग है वो जिंदा है ना, कोशिका बना लेगी। समझ रहे हो क्या भाई? हाँ, आप अपने ये चाहते हैं कि किसी की कोई हड्डी जो है मान लो बहुत ज़्यादा मात्रा में डैमेज हो गई है, तो उसको अगर अपने चाहें कि बन जाए, निर्माण हो जाए, तो नहीं होता है। 2-3 टुकड़े होते हैं तो उनको भी जोड़ करके उन टुकड़ों को आपस में जोड़ने का प्रयास, यानी कि उतना जोड़ने वाला जोड़ काम, वेल्डिंग वाला काम दोबारा बन सकता है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, समझ में आई बात? ठीक है, चलिए ये बात। उसके बाद में अपने बात आ रही थी भी, ये हड्डियाँ जो है वो कैल्शियम और इसमें फास्फोरस होता है, ठीक है। और इसको समझाने के लिए, इनको समझाने के लिए मैं बताता हूँ, बच्चों में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ये लचीलापन ज़्यादा होता है, फ्लेक्सिबल ज़्यादा होती है हड्डियाँ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे फास्फोरस बढ़ता जाता है हड्डियों में, सख्त होती जाती है। सख्तपन फास्फोरस की वजह से होता है, इसीलिए ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों की हड्डी जल्दी टूट जाती है, लचीलापन कम हो गया है।
ठीक है। दूसरा, इसको समझाने के लिए उदाहरण दिया करता हूँ, ऐसे उदाहरण देने पड़ते हैं। जब कोई कीट पतंगा आग के संपर्क में आता है, पटाखा आवाज़ के साथ जलता है वो, ठीक है। वैसे ही मुर्दे को जब जलाते हैं ना, इनको नहीं पता है, अपने तो गए हैं अंतिम यात्रा में, ठीक है। दो जगह ये नहीं जाती और दोनों ही अंतिम यात्राएं होती है, ठीक है। तो उसको जब जलाते हैं ना, मुर्दे को जब जलाते हैं, तो जो आवाज़ आती है ना पटाखे नुमा, वो फास्फोरस होता है। या इसको आप यूँ समझिए, माचिस की तिल्ली जलाते हैं ना, वो फास्फोरस है, माचिस की तिल्ली, वो आवाज़ करता है ना जलाते हैं, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो ये हड्डी इससे बनी हुई है, ये चीज़। अब असल में एक कहानी और देखो साथ साथ में, ये एक दो बातें और है। ये कहता है कि हड्डी अपने, जैसे मान लो कुत्ता खा रहा होता है, उसके हिसाब से बात करें क्या, वो ये जी कुत्ता के हिसाब से हड्डी बनाते हैं, ये लो जी। तो यहाँ पर दो शब्द आते हैं, वो थोड़ा सा, इनको नोट्स में नहीं है ये बात, बस आपको दिमाग में रखना है थोड़ा सा, ठीक है। लोड नहीं लेना इन बातों का, ये वैसे ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता तो मैं वैसे नोट्स में ही लिख देता। इस बीच वाले भाग को, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग जो है, इसको बोलता है डाइएफोसिस, हड्डी का बीच वाला भाग, ठीक है। वैसे बीच वाला भाग हड्डी का काय या साफ्ट कहलाता है, मेडिकल साइंस के हिसाब से इसको बोलता है ये डाइएफोसिस, ठीक है। उसके बाद में मैं ये भाग की अगर बात करूं, यहां से लेकर के यानी कि ये भाग अगर अपने बात करें, ये भाग, इन भाग को बोलेगा ये एपी, और ये भाग जो आगे वाला भाग बच गया, इसको बोलता है कॉम्पैक्ट, ठीक है। और इसी कॉम्पैक्ट वाले भाग पर कार्टिलेज वाली बात पड़ी थी क्या, ठीक है। असल में इसको थोड़ा सा मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो बीच वाला, आपको बस ये याद रखना है, ये जो बात कर रहा हूं, ये बीच वाला जो भाग होता है ना हड्डी का, इस बीच वाले भाग में पिली बोन मेरो पाई जाती है। पिली बोन मेरो यानी कि हड्डी के बीच का खोखला भाग क्या कहलाता है, बोन मेरो, ठीक है। तो यहां पर पिली बोन मेरो पाई जाती है, किस भाग में, डाइएफोसिस में। और ये जो है वो वसा का प्लस खनिज लवण का, इनका विटामिन का, इनका संग्रह, मेन वसा का संग्रह भी करती है, यानी कि ऊर्जा का संचय संग्रह भी करती है हड्डी। वैसे तो अपने हड्डी का काम पूछे तो अपने एक ही बात है सर, ढांचा बनाना। हड्डी का क्या कार्य है, ढांचा। और क्या कार्य है, तो सर मांसपेशियों के लिए धरातल देना, ठीक है। और क्या कार्य है, तो ये एक दो बातें जो अपने को पता है, वो थोड़ा ये थोड़ा सा अंदर की बात बता रहा हूं मैं थोड़ा सा आपको, ठीक है। तो ये वसा और खनिज लवण, यानी कि मेन चीज वसा का संचय कर रहा होता है ये बात, पीली बोन मेरो, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो लाल बोन मेरो है ना, लाल बोन मेरो, इसको ये कहता है कि अपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स अपने पढ़ रहे थे ना, उनका निर्माण, रक्त का निर्माण, ठीक है। और ये कॉम्पैक्ट वाला भाग जो होता है ये कठोर होता है, कठोर, यानी कि हड्डी का सबसे कठोर भाग जो है वो कॉम्पैक्ट वाला होता है। ये झटके सहन करता है, ये दाब सहन करता है, हड्डी पे जो भार आता है वो ये सहन करता है। यहाँ पर यानी कि एपीफिशियस, ये एपीएफोसिस जो है और इस कॉम्पैक्ट वाले भाग के बीच में यहाँ पर प्लेट पाई जाती है, जिसे एपीफिशियल प्लेट बोलते हैं, ग्रोथ प्लेट बोलते हैं। आगे जब अपने जोड़ पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे हल्के फुल्के मूवमेंट वाले में, उसे हड्डियों की जो लंबाई बढ़ती है वो यहीं इसी भाग से ही बढ़ती होती है। तकाओ, टेढ़ा टेढ़ा, ये हड्डी है, ये हड्डी का ऊपर कॉम्पैक्ट किनारे वाला भाग है और बीच में ये देखिए एपीफिशियल प्लेट लिखा हुआ है, ये बीच वाला भाग,
यहीं पर मैं बता रहा था आपको, ठीक है, ये बताने का प्रयास कर रहा था। यानी कि हड्डी जब बढ़ेगी ना, हड्डी की लंबाई जब बढ़ेगी तो इसी भाग से ही बढ़ेगी, ये एपिफिशियल प्लेट ही बढ़ती जाएगी, यानी कि ये भाग जो है इसके साथ ये जुड़ता जाएगा, आगे की ओर बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो क्या, हड्डी लंबाई कैसे बढ़ेगी? ठीक है भाई, क्या तक हो तो यहाँ इनको उपयोग करूंगा तो कैसी पीपीटी में पढ़ा दियो सारो ही, बोर्ड का उपयोग कर रहा हूँ क्या सर पीपीटी, दोनों चीजें बता रहा हूँ ना आपको साथ साथ में, ठीक है। तो यही तो मैं बता रहा था, इधर इधर यही तो बताया, ये भाग वाला जो भाग है ये, ठीक है, तो ये चीज ही तो बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये हड्डी के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है बस, ठीक है। ये उसके बाद में आता है कि अपनी हड्डियां जो है वो कितनी हैं, कंकाल तंत्र को कैसे क्या, उससे पहले थोड़ा सा कार्य की बात करें तो कार्य मैं यहां ही लिख देता हूं कि हड्डियों के कार्य क्या क्या है। तो कार्य क्या क्या है हड्डियों के, अभी अभी अपनों ने देखा, एक तो ढांचा, ढांचा का मतलब है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर या ढांचा प्रदान करना, ठीक है। दूसरा कार्य क्या है, लीवर, लीवर का कार्य करना, ध्यान रखें लंबी हड्डियां ही लीवर का कार्य करती है, ठीक है, लीवर समझ गए, हाँ। तीसरा कार्य की अगर बात करूं तो मांसपेशी जो है को सतह प्रदान करना, भी मांसपेशी जिस पे टिक सके, ये काम भी हड्डियों का है। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रक्त का निर्माण भी हड्डी करती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऊर्जा का संचय भी करती है, खनिज लवण का संचय भी करती है, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो कोमल अंगों की सुरक्षा भी करती है। ये हड्डियों के काम है, बिल्कुल आसान भाषा में, आसान शब्दों में, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि हड्डियों की संख्या वगैरह जो है वो कितनी है, क्या है, ठीक है। ऐसे ऐसे करती है, ऐसे मैंने आपको कहा कि ये बीच वाला बोन मेरो वाला भाग जो है यहाँ पर वसा का स्टोर भी किया जाता है, विटामिन खनिज लवण जो है कुछ मात्रा में उनको भी संचित मतलब स्टोर करके रखा जाता है। तो ये इसीलिए मैंने ये शब्द और ये बात पढ़ाई थी कि भाई आप ये पूछोगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें तो अपने को पता है, लेकिन ये थोड़ा अलग बात आ गई, ठीक है भाई। अब इसके बाद में ये अपना कंकाल तंत्र है। अब ये कंकाल तंत्र जो है इसको ये बोल रहा है कि भाई ये दो भागों में डिवाइड करके पड़ता है। पहले थोड़ा सा देख लीजिए भी कंकाल तंत्र जो है इसमें हड्डी कितनी होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना। कंकाल तंत्र जो है इसमें 206 हड्डियां हैं वयस्क में, बच्चे जो होते हैं उसमें 213 हड्डियां हैं, और नवजात, तो नवजात जो है यानी कि अभी अभी नया नया जन्म हुआ है जिस बच्चे का, उसको बोलता है ये 270। अब कहीं कहीं यहाँ पर 370 भी लिखा आता है, ठीक है ना। तो ये वही बात है कि तथ्यात्मक जानकारी किताबों के हिसाब से, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जो है वो ये नेट पे सर्च करोगे या और करोगे तो ये भी मिलेगा आपको। असल में ये क्या कहानी है कि बच्चा जब, असल में ये संख्या नहीं होती हड्डियों की, असल में ये हड्डियों के टुकड़े होते हैं, टुकड़े। एक छोटा बच्चा जो है उसको गर्भाशय में रहना है और अपने आप को फोल्ड करके रखता है, स्थान कम होने की वजह से, जगह कम होने की वजह से। तो अगर हड्डियां, सभी हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हो जन्म से पहले ही, तो वो उस स्थान पर नहीं आ सकता, उतनी जगह में नहीं आ सकता, तो उसकी हड्डियों के टुकड़े होते हैं। और बोलते ये हैं कि साइंस मतलब मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर बात करें तो 300 प्लस टुकड़े होते हैं। अब फिक्स नहीं है कितने हो, उस स्थान के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं 300 प्लस ही होते हैं, अंदाजन एवरेज लेके चलते हैं कि 270 से लेकर के 370 के बीच में, 300 के लगभग, ये कहते हैं, ठीक है। तो वो जब भी बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में धीरे धीरे वो टुकड़े आपस में जुड़ जुड़ करके एक हड्डी का निर्माण करते हैं,
वो इसलिए टुकड़े हैं कि वो उस स्थान पे कम से कम जगह में सरफेस पे वो अपने आप को समाहित कर ले, संयोजित मतलब उसको मतलब रख सके अपने आप को। ठीक है भाई, तो ये चीज़ है, अपने को इस पे फोकस ज़्यादा रखना, दो चीज़ों। अब ये जो कंकाल तंत्र जो है इसको फिर आगे ये दो भागों में डिवाइड करता है। कंकाल तंत्र में पहला भाग जो है इसे बोलता है ये अक्षीय, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलता है एक्सियल। एक्सियल ही है वो, ठीक है, बस सही, एक्सियल। और दूसरा जो है इसको बोलता है ये अपेंडिकुलर या अनुबंधीय। ठीक है भाई, अब ये जो अक्षीय कंकाल जो है इसको भी आगे दो भागों में ये डिवाइड करेगा, लेकिन जो अक्षीय कंकाल जो है इसमें हड्डियों की संख्या की अगर बात करें तो ये कहता है कि या तो 80 होती है इसके हिसाब से, या यहां पर 87 होती है इसके हिसाब से। ठीक है, अपेंडिकुलर जो है इसके हिसाब से ये कहता है कि अपेंडिकुलर में 126 हड्डियां होती है। ठीक है, अब ये जो अक्षीय कंकाल जो है इसको फिर आगे दो भागों में ट्रंक प्लस खोपड़ी, दो भागों में ये डिवाइड कर देता है। अब ये जो खोपड़ी वाला जो भाग है इसको कहेगा यहां पर 29 हड्डियां होती है, और ये जो ट्रंक वाला भाग जो है यहां पर 51 होती है या 58 होती है। ठीक है भाई, अब असल में ये ट्रंक का मतलब ये कह रहा है कि हाथ को और पैरों को निकाल दें तो बीच का जो खोपड़ी को छोड़कर बीच का जो भाग बचा है, धड़ जिसको अपने बोले, उसको कहता है ट्रंक। हालांकि ये कोई डिवाइडेशन नहीं है, सीधी सी बात है। जब महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, ये ऐसे असल छोटे छोटे पहले पूछा जाता था महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम क्या था, महाराणा प्रताप के सेनापति के नाम क्या था, फिर महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम पे आ गए, फिर सेनापति के घोड़े के नाम पे आ गए, किसी ने गिफ्ट दिया उस घोड़े का क्या नाम। कहने का मतलब रोज के नए पर्सन आए कहाँ से, मैटर तो वही है। तो ये मैटर तो वही है, लेकिन नए पर्सन के हिसाब से फिर ये मामला बढ़ता है इधर। वैसे तो अपने पढ़ रहे हैं कि ये धड़ वाला भाग जो है उसमें रीढ़ की हड्डियाँ होती है और पंसलियाँ होती है। तो अब रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियाँ होती है और पंसली में कितनी हड्डियाँ होती है अपने को पता है, लेकिन वो ट्रंक का कह दे तो इन दोनों को मिला करके बात कर रहा है, बस बात खत्म है भाई। बात जो अपने पढ़ रखी है, अलग कुछ नहीं है ये। ठीक है, तो इसको ये आगे दो भागों में फिर डिवाइड करेगा। एक तो कहेगा अपनी रीढ़ की हड्डी और दूसरा कहेगा ये पंसलियाँ। मारे आ रहा है, पंसलियाँ ही हैं वो। ठीक है भाई, अब ये जो रीढ़ की हड्डी जो है इसे बोलता है ये कशेरू की, ठीक है, या मेरुदंड भी। अब इस रीढ़ की हड्डी में ये कहता है कि वयस्क जो होता है उसमें 26 और बच्चे जो होते हैं उसमें 33 हड्डियाँ होती है। और ये पंसलियाँ जो है इसमें ये कहता है 24 + 1, या यूं कह दें 12 जोड़ी + 1 स्टर्नम। ये हड्डियाँ होती है इधर। ठीक है, अभी मैं बस अलग अलग बात कर रहा हूँ, फिर हम अपने इनको एक एक पे बात कर लेंगे। ठीक है, अब इधर बात कर रहा हूँ अनुबंधीय या अपेंडिकुलर। इसको भी आगे दो भागों में डिवाइड करता है। एक तो कहता है ये हाथ और दूसरा कहता है ये पैर। हाथ जो है इसको ये बोल देता है अपर लिम्ब भी, पैर जो है इसे बोलता है ये लोअर लिम्ब। असल में अपने पूर्वज या अपने आदि मानव से ही विकसित होकर के इधर आए हैं। ये हाथ नहीं है, अपने इनको विकसित कर लिया तो ये हाथ है। ये आगे वाले पैर हैं, ये पीछे वाले पैर हैं। ठीक है ना, उसके हिसाब से अपर लिम्ब या अग्रपाद यानी कि आगे वाले पैर, लोअर लिम्ब पश्चपाद यानी कि पीछे वाले पैर। समझ में आ गई बात।
अब इसको भी आगे अगर मैं बात करूं तो ये अंश मेखला और हाथ में डिवाइड करता है, इसको भी आगे ये श्रोणी मेखला और पैर में डिवाइड करता है। और एक बार सिर्फ मैं डिवाइडेशन बता रहा हूं आपको, फिर अपने इनको अलग अलग देखते हैं, ठीक है भाई। अंश मेखला का मतलब ये कहता है क्लेविकल जो ये हड्डी है और ये स्कैपुला, ये दो हड्डी मिल करके एक अंश मेखला का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसको बोलता है ये शोल्डर गडल, यहाँ पर ये गड्ढे नुमा आकृति बना रहा है, ठीक है। इसमें आकर के अपना ह्यूमरस का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट निर्मित होता है इधर। इस वाले भाग को तो बोलता है ये अंश मेखला। तो ये कितनी है, तो दो, कहने का मतलब एक क्लेविकल इधर है, एक स्कैपुला इधर है, तो एक क्लेविकल इधर है, एक स्कैपुला इधर है, तो दो क्लेविकल दो स्कैपुला, यानी कि 4 हड्डियां हैं यहाँ पर अंश मेखला। बाकी इधर की अगर बात करें तो यहाँ पर 60 हड्डियां हैं, यहाँ पर 4 हड्डियां, ये कह रहा है टोटल मिलाकर के 64 हड्डियां इधर, यानी कि आगे हाथ में 60 हड्डियां। पैर वाले हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इसको कहता है श्रोणी मेखला, यानी कि कुल्ला अस्थि जो होती है, कुल्ला अस्थि को पैर के साथ काउंट नहीं करता है, कुल्ला अस्थि को श्रोणी मेखला में काउंट करता है वो। तो कुल्ला अस्थि जो है उसको बोलता है इनोमिनेट बोन, इंग्लिश में अपने बोलते हैं कुल्ला अस्थि। कुल्ला अस्थि भी 3 अस्थियों से, एलियम, इस्चियम और प्यूबिक्स, 3 अस्थियों से मिलकर के बनी हुई है। तो एक कुल्ला अस्थि इस तरफ यानी कि दाईं तरफ और एक बाईं तरफ है, यानी कि ये एक कुल्ला अस्थि दाईं तरफ और एक कुल्ला अस्थि बाईं तरफ है। इस कुल्ला अस्थि के हिसाब से इसको बोल देगा ये श्रोणी मेखला में 2 हड्डियां हैं यहाँ पर। और इसके आगे पैर वाले जो भाग हैं इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर 30 हड्डियां हैं, 30। इसके हिसाब से टोटल अगर बात करें तो यहाँ पर 62 हड्डियां हैं, टोटल इधर बात करें तो यहाँ पर 64 हड्डियां हैं। और इन दोनों का टोटल करें तो ये 126 हड्डियां हैं, ठीक है भाई। अभी ये डिवाइडेशन थोड़ा समझ में आया, अब अपने इनको अलग अलग देखते हैं। पहले अपने बात करते हैं अक्षीय कंकाल पे। ये लो भाई, अक्षीय कंकाल जो है इसमें अपने सबसे पहले अपने खोपड़ी वाले भाग की बात कर लेते हैं। अब ये जो खोपड़ी है इसमें अपने पढ़ रहे हैं कि 29 हड्डी होती है, यहाँ 28 हड्डी भी होती है और यहाँ 22 हड्डी भी होती है। तीनों ऑप्शन में आए, खोपड़ी लिखा है तो आपको पहले 22 करना है। अभी बात कर लेंगे कैसे करना है। तो ये कहता है कि खोपड़ी जो है वो एक तो कपाल, एक चेहरा, एक कान और एक हायोड, इनसे मिलकर के बनती है अपनी खोपड़ी, ठीक है भाई। खोपड़ी में आ रही है। ये कपाल जिसको अपने बोल देते हैं कपाल, ललाट, क्रेनियल, यानी कि इससे ऊपर वाले भाग की बात कर रहा है, ठीक है। क्रेनियल बोन भी बोल देता है इसको, कपाल, ललाट, ठीक है, ये भी बोला जा सकता है। या इसको हेलमेट भी बोला जा सकता है, हेलमेट बोन, ठीक है। तो ये जो कपाल जो है इसमें अपने 8 हड्डियां होती है। चेहरे वाला भाग जो है इसको फिर आगे 2 भागों में डिवाइड कर देता है, ये नाक और चेहरे वाले भाग के हिसाब से। चेहरे वाले भाग में नाक और चेहरे के हिसाब से दोनों को मिलाकर के 14 हड्डियां होती है, 7 चेहरे वाले में और 7 नाक वाले भाग। इन चेहरे वाले भाग की हड्डियों को इंग्लिश में ये बोलता है फेशियल बोन। अब ये शब्द इसलिए बोला कि फेशियल कहाँ होता है, बहुत पता है रे आपको, ठीक है, तो इससे ये याद रख सको। अब पिछले क्लास में बोल दिया कि इनको ज़्यादा पता है फेशियल बोन कहाँ होती है, कि सर छोरा कम है कि आजकल आन बहुत पता, आन मार रहा हूँ, ज़्यादा पता है। सही बात है क्या रही है। चलिए इधर आ जाइए। उसके बाद में इनको फिर आगे और बढ़ेंगे, इनकी नाम भी बताएंगे, बात करूंगा मैं। पहले थोड़ा बड़ी बातें पहले कर रहे हैं, इतनी चीज़ें पहले। कान की और हायोड बोन की अगर बात करें, इसको बोलता है एसोसिएट बोन ऑफ, खोपड़ी को क्या बोले इंग्लिश में, क्या बोलता है ये, शकल, ठीक है, एसोसिएट बोन बोलता है, यानी कि सहयोगी हड्डियां। यानी कि खोपड़ी में केवल शुद्ध रूप से यही हड्डियां यानी कि 22 हड्डियां ही होती है।
कान में 3 हड्डियां दाएं कान में, 3 हड्डियां बाएं कान में, 6 हड्डियां होती है टोटल। ये कान में है, खोपड़ी में नहीं है। एसोसिएट बोन के नाम से इनको काउंट कर लेते हैं, खोपड़ी के साथ में पढ़ लेते हैं, लेकिन खोपड़ी में असल इतनी ही बात है। दूसरा आता है हायोड बोन, जिससे अपनी जीभ लगी हुई है, जो यहाँ पर एकमात्र हड्डी जो किसी और से नहीं लगी हुई, यू आकार की है। ठीक है, इसकी संख्या है 1। इनको अगर ऐड करें यानी कि 22 में 6 जोड़ें तो 28 होती है, और इसको भी साथ में ऐड कर लें तो 29 होती है। तीनों ऑप्शन में आए, खोपड़ी की हड्डी पूछे तो 22 बता देना। अगर ऑप्शन में वहां पर ये हो खोपड़ी की हड्डियों की कुल संख्या ब्रैकेट में लिख दे एसोसिएट बोन के सहित, तब आप ये मत कराना। अगर स्पेशल वेरीफाई करके बता रहा है तो ये कर देना। सीधा लिखा है खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, तीनों ऑप्शन में हो तो इस पे जाएं पहले, यानी कि पहले छोटे ऑप्शन पे जाएं। 22 और 28 29 तीनों हो तो 22 पे जाएं, 28 और 29 दो हो तो 28 पे पहले जाएं। मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब आ जाइए इस कपाल की हड्डी पे। कपाल की हड्डियाँ जो है, इसमें 8 हड्डियाँ, इसमें 2-3 नाम आपको याद रखना। एक जो आगे यहाँ पर है, इसको फ्रंटल बोन बोलता है, फ्रंट में है, फ्रंटल बोन है, कोई दिक्कत नहीं है। कान वाले भाग में यानी कि बराबर ये जो लगी हुई है, इसको बोलता है टेम्पोरल बोन। ठीक है, ऊपर जो छत बना रही है इसे बोलता है पेराइटल बोन। पीछे जहाँ पर खोपड़ी में रीढ़ की हड्डी लग रही है उसे बोलता है ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको एक तो यहाँ पर ऑक्सीपिटल को नाम याद रखना है, एक टेम्पोरल को विशेष रूप से याद रखना है। क्यों रखना है? चेहरे की हड्डी जो अपने निचले जबड़े की है, क्या बोलते हैं? मैंडिबल। मैंडिबल का जोड़ आकर के लगता है टेम्पोरल के साथ। अपने को ये लग रहा हो कि ऊपरी जबड़े की हड्डी है मैक्सिला, भी मैंडिबल जाकर के मैक्सिला से जुड़ी हुई हो, नहीं। तो मैंडिबल किससे जुड़ रही है? टेम्पोरल से, ये याद रखना है एक तो। दूसरा ऑक्सीपिटल जो है, इसके साथ रीढ़ की हड्डी की पहली वर्टिब्रा, ठीक है, C1 लगती है, तो ये ऑक्सीपिटल आपको याद रखना है। तो इधर मैं अब आपको बता रहा हूं, इसको खोपड़ी को देखिए, ये लो, इन खोपड़ी को जिसको अपने बोल रहे हैं कपाल, क्रेनियल बोन बोला जाता है इनको, कपाल, ललाट, माथो, क्रेनियल बोन। ठीक है भाई, संख्या इनकी 8। अब ये सबसे पहले फ्रंटल बोन। ठीक है भाई, अब छत बना रही है वो पेराइटल। ठीक है, और बराबर में कान वाली कनपट्टी वाली टेम्पोरल, पीछे वाली ऑक्सीपिटल। अब ये ऑक्सीपिटल में यहाँ पर गड्ढा होता है, ऑक्सीपिटल में गड्ढे नुमा संरचना जिसे फोर्नम मैग्नस बोला जाता है, इसमें रीढ़ की हड्डी आकर के फिट होती है, रीढ़ की हड्डी लगती है इसमें आकर के। रीढ़ की हड्डी की ऊपरी पहली वर्टिब्रा, जिसको क्या बोलता है? एटलस बोन। ठीक है भाई, उसके बाद में ये कहता है इथोमाइड बोन और सेफेनाइड बोन। ठीक है भाई, ये अब ये जो है इसमें भी आ जाएगा, ये सेफोनाइड जो होती है जहां अंदर, तालू के अंदर वाली अस्थि जहां पर अपना मस्तिष्क टका हुआ है, फर्श बना रही। ठीक है, आप इसमें 2 चीज़ों को विशेष रूप से याद रखेंगे, ऑक्सीपिटल को और टेम्पोरल को विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, ये 8 पूरा हुआ। अब आ जाओ चेहरे पे। चेहरे पे जो 14 हड्डियों की अपने बात कर रहे थे, उसमें 2-3 हड्डियां आपने को ध्यान में रखनी है। अगर मैं ये कह दूं कि गाल की अस्थि जाइगोमेटिक, यानी गाल वाली हड्डी जो है वहां पर भी जाइगोमेटिक हड्डी है, जाइगोमेटिक की मांसपेशी। ठीक है, ऊपरी जबड़े की हड्डी मैक्सिला। अब मैक्सिला को याद रखना ही रखना है, लेकिन मैक्सिला की संख्या को भी याद रखना। मैक्सिला 2 है, मैंडिबल तो एक ही है। मैक्सिला यहाँ से इधर आधी अलग है और इधर आधी अलग है, मैक्सिला 2 है। इधर देखो, ये येलो कलर में दिख रही है, ये मैक्सिला है। ठीक है भाई, तो वो कंफ्यूज करे अपने को लगे कि ऊपरी जबड़ा तो एक जैसा लग रहा है तो एक ही होगी। तो मैक्सिला को याद रखना है, 2 होती है। निचली जबड़े की हड्डी को, मैंडिबल को याद रखना है, 1 होती है। इसको क्यों याद रखना है? एक तो इसका जोड़ है ऑक्सीपिटल के साथ लग रहा है, पूछ ले, याद रखना है। टेम्पोरल के साथ लग रहा है, याद रखना है। दूसरा आता है कि भी ये जो है वो पूरे खोपड़ी की एकमात्र हड्डी है जिसमें मूवमेंट है। ठीक है, इसलिए याद रखना। उसके बाद में ये जो आंसू आते हैं अपने यहाँ पर जो लगी हुई है, इसको बोलता है ये लेक्रीमल।
ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा भाई। तो ये जाइगोमेटिक, ठीक है, एक इधर है एक इधर है, दो है संख्या में। पेलाइटाइन बोन ये दो है, लेक्रीमल भी एक इधर इधर दो है, नोजल बोन दो है, इन्फीरियर नोजल बोन यानी कान ये नाक का पर्दा के हिसाब से, उसके हिसाब से बात कर ले तो मैक्सिला दो है, मैंडिबल एक ही है, वोमर इसको बोलता है पर्दा, बीच में होता है ना वो पर्दा वाला, वोमर बोन जो है वो एक है। आप दो तीन हड्डियों के नाम विशेष रूप से, चेहरे की सबसे छोटी हड्डी की अगर बात करें तो लेक्रिमल बताना है आपको, ठीक है भाई। खोपड़ी की, शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात कर ले तो वो स्टेपी, लेकिन एसोसिएट बोन के हिसाब से खोपड़ी में अगर वो ना शामिल हो, शरीर के हिसाब से बात करें तो आपको वहाँ पर बता देना। चेहरे या खोपड़ी के हिसाब से सबसे छोटी बोन लेक्रिमल है, उसको आप ध्यान रखें। दूसरा आता है कि सबसे मजबूत तो मैंडिबल बता देना है। किसकी है ये? चेहरे की है, शरीर की नहीं। शरीर की सबसे मजबूत तो फीमर है, ठीक है भाई। तो ये इधर इधर याद है। ये कान, कान जो है उसमें अपने पढ़ रहे थे तीन हड्डियां होती है, तीन दाएं कान में तीन बाएं कान में, एक इनकस एक मेलियस एक स्टेपी। इसको याद रखने के हिसाब से मैं बताता हूँ। इनकस गोल घुमाते हो, मेल निकलता है मेलियस, और स्टेपी सबसे छोटी है ही, और उसी कान में डाल करके बैठे बैठे बाद में करते हैं ना, ठीक है। तो ये इनकस मेलियस स्टेपिस, एक एक एक, एक तरफ एक एक, दूसरी तरफ तो यानी कि दो दो दो, 6 हो गई, ठीक है। ये लो हायोड, हायोड को बोलते हैं यू शेप की, और हंसली बोलते हैं, हंसली, ठीक है। वो ऐसे ही बनी होती है इधर, ठीक है। तो वो हायोड बोन है, एकमात्र हड्डी जो दूसरी हड्डी के साथ जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है भाई। ये अब है गडसी गुलजी निकाल के देखो तो देख लियो भाई, ठीक है। ये हायोड बोन, तो ये हाँ जी, ये पूरा हुआ आपका खोपड़ी वाला भाग। हाँ, जीभ इससे लगी होती है हायोड से, ठीक है ना। खींच करके निकाल के देख लो। तो ये पूरा हुआ आपका ये भाग, ठीक है। अब दूसरा भाग यहाँ पर, यानी कि अपने बात कर रहे थे, इधर देखिए आवाज नहीं भाई, खोपड़ी वाले पार्ट को पूरा किया। अब अपने ये दो भाग पढ़ रहे हैं। अब इसमें पहले कशेरुकी को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ये भाग पूरा कर लिया 29। अब इसकी बात करें, ट्रंक के भाग में आता है कशेरुकी, रीढ़ की, बैकबोन बोलते हैं इसको, मेरुदंड बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं इंग्लिश में, असल सही नाम तो होता है वर्टिवा कॉलम, हिंदी में कशेरुकी। इसको आप समझिए शब्द को, दुख देगा ये, सच बता रहा हूं। ये एक मिनियो सो नहीं हो, एक मिनियो सो, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से जुड़ करके ये रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। इस एक को कशेरुकी हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिवा, और इसके साथ में लगा देते हैं कॉलम, यानी कि पिलर। वर्टिवा का कॉलम है यानी कि पिलर बना हुआ है, या इसको बोलेगा कशेरु दंड, कॉलम को दंड बोल दिया, या मेरुदंड, ठीक है ना, समझ गए। वैसे मेरुदंड शब्द का उपयोग तो किया जाता है मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड को दर्शाने के लिए, ठीक है। ये बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, कशेरु दंड बोल देते हैं इसको, ठीक है भाई। हाँ, बुफर तू मेरा, मैं तेरा एम्पलीफायर, वो है बैकबोन, तू जट दिया करे गणवायो, वो है बैकबोन, ठीक है। वो और सच्ची मैं गा के बताऊँ यार तो फिर गायक हूँ यार मैं। इधर देखिए, अब इसमें अपने बात करें कि इसमें हड्डियों की संख्या जो है वो 26 होती है, और वयस्क में 26 है और बच्चों में 33 है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पहले 7, यानी कि सब में, सभी स्तनधारी जीवों में, ये पहले रीढ़ की हड्डी के पहले 7 जो हैं, 7 कशेरु जो हैं, उनको बोलता है ये सर्वाइकल वर्टिवा। सर्वाइकल वर्टिवा की संख्या होती है 7, ठीक है भाई। अब ये जो सर्वाइकल वर्टिवा जो है
सभी में, यानी सभी स्तनधारियों में 7 ही होती है इनकी संख्या। अब इसमें सबसे पहला जो C1 है, देखिए सर्वाइकल को C1 से दर्शाते हैं, C1 2 3 4 5 6 7 तक दिखाएंगे, ठीक है। इस पहले को यानी कि मैं लिख रहा हूं C1 को क्या बोलता है, ये एटलस बोलता है, और C2 को क्या बोलता है, ये एक्सिस बोलता है। ऑक्सीपिटल और C1 का जोड़ इसको तो कहेगा ये हिंज जॉइंट कब्जेदार संधि है, यानी कि ये आगे वाला ये मूवमेंट जो है C1 और C2 के बीच का ये जो जोड़ है, इसको कहेगा ये पीवट जॉइंट, यानी गोल घूमने वाला, यानी कि ये आगे जोड़ पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी, ये दिक्कत मैं साथ साथ में बता रहा हूँ, ठीक है भाई। उसके बाद में ये जो अपना रीढ़ की हड्डी है, उसके 7 के बाद में आगे वाले 12, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साथ साथ में लिखता चलूँ, सर्वाइकल जो है इसमें होते हैं 7, फिर उसके बाद में इस भाग को बोलते हैं ये थ्योरेसिक, यानी इसमें ये थ्योरेसिक बोल देते हैं, हिंदी में ये वक्षीय क्षेत्र बोल देते हैं। तो इसमें अगर रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रा की संख्या है 12, ठीक है, इसको T से दर्शाते हैं, T से, ये T1 ऐसे करके, ठीक है, ये थ्योरेसिक। यही 12 यहाँ पर इधर मैं अगर दर्शाना चाहूँ, मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 12, इन्हीं 12 से पंसली आती है, एक इधर से एक इधर से, यानी कि ये ऐसे, ठीक है, थ्योरेसिक भाग से। इसीलिए एक को एक जोड़ी पढ़ते हैं पंसलियों को, यानी कि एक इसी मेरुदंड के, एक तो इस ओर आ रही है इसी के सेरुकी से, एक तो इधर से चल रही है, एक इसी के सेरुकी से इधर से चल रही है, इसलिए ये पहली जोड़ी हो गई। संख्या में 2 हो गई, एक इधर वाली एक इधर वाली, समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये थ्योरेसिक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 12 होती है संख्या इधर। उसके बाद में ये लुम्बर बोल दें, कमर बोल दें, कटी बोल दें, एक ही बात है, पेट वाला भाग बोल दें, पीछे कमर वाला भाग बोल दें, इसको लुम्बर बोलते हैं इंग्लिश में, लुम्बर। ये देखो L से दर्शाते हैं। यहाँ पर इसके हड्डियों की संख्या जो है वो है 5, यहाँ पर हड्डियों की संख्या होती है 5, ठीक है भाई। अगर अपने एक प्रश्न आता है कि कमर दर्द की जो प्रॉब्लम होती है ना, तो वो यहाँ पर L4 और L5 में होती है, यानी कि ज़्यादातर शरीर का भार जो होता है वो यहीं रहता है। कमर दर्द होती है ना, तो उसमें एक शब्द प्रयोग में लेते हैं डिस्क, आप वहाँ कहते हैं डिस, हाँ डिसआलगी का वो डिस्क होते, डिस्क, ठीक है। और डिस्क है क्या चीज़, तो इस मेरुदंड का निचला सरफेस जो होता है वो बोलता है डिस्क। जैसे मान लो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक तो ये इस प्रकार से है, ये देखो तिरछा है, ये इधर से सामने से ना देख करके बराबर से इसमें देखोगे ना, इसमें तो आपको फ्लैट नज़र आ रहा है, इधर देखोगे तो तिरछा नज़र आ रहा है ये इसको और इसको ऐसे देखें तो, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से, कहने का मतलब इस प्रकार से जोड़ जुड़े हुए हैं, ये ऐसे हड्डियाँ ऐसे जुड़ी हुई है ये, ठीक है। तो इसका ये नीचे वाला बेस जो है ऊपरी हड्डी का, इसका नीचे वाला बेस जो है इसको बोलेगा डिस्क। ये डिस्क जो है इसके ऊपर से अपने स्थान से हिल जाती, उसे बोलता है डिसआलगी। डिस्क किसकी, L4 L5 से हट जाता है, ठीक है भाई। तो ये यहाँ तक तो वयस्क और बच्चों में कोई दिक्कत नहीं है, एक सही है, यानी कि संख्या एक जैसी। उसके बाद वाला भाग जो है, ये भाग जो है इसको बोलता है ये सेक्रल, ठीक है ना। सेक्रल को ये ऐसे बोलता है। वयस्क जो है उनके अंदर यहाँ पर एक ही है, बच्चे जो है उनके अंदर यहाँ पर 5 हड्डियाँ, 5 हड्डियाँ आपस में वयस्क होंगे ना अपने बच्चे, तो वो क्या आपस में जुड़ जाती है, एक हड्डी बन जाती है, ठीक है। टुकड़े हैं ये, हड्डी नहीं है, वही बात है। उसके बाद में आता है इधर लास्ट वाला, ये क्या है रे, कॉक्सिजियल, लिखा है क्या, ठीक है, अपना लिख देते हैं, नहीं लिखा हुआ तो इसको इधर देखते हैं, अपनी बताता हूं मैं आपको। इसकी संख्या वयस्क में तो होती है 1 और बच्चों में होती है 4, ठीक है। इधर देखो, इसको थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी को ध्यान से इधर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये नज़र आ रहे हैं ना आपको,
ये 5 हैं, वयस्क होकर के ये एक ही हड्डी में काउंट कर लेंगे इसको, और इसी हड्डी के साथ लगता है अपना कुल्हा अस्थि, और ये हड्डी कुल्हा अस्थि से बाहर रह जाती है, नीचे रह जाती है। ये इधर कुल्हा अस्थि है, ये सेकंड। ठीक है भाई, इसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये समझ गए होंगे। तो इसको अपने बात करें इधर, इसको जोड़ने के हिसाब से 7, 12 और 5, 7 और 12 19 और 5 24, 25 और 1 26। ये तो है वयस्क के हिसाब से। बच्चों के हिसाब से अगर बात करें तो 7, 12, 5 यानी कि यहाँ तक 24 और 5 29 और 4 33। ठीक है भाई, यही अपने बात करे थे। कहाँ लिखा हुआ है? कॉक्सीजियल लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ये है नोट्स में। ठीक है, तो मैं मान लूं कि आपने ये हड्डियां भी पढ़ ली और ये भी पढ़ ली। अब अपने रह गई पंसलियां। ठीक है, तो पंसलियों पे आ जाइए। ये देखो, इसमें कॉक्सीजियल लिखा होगा, ये रहा कॉकस, ये रीढ़ की हड्डी C1 C7 तक दिखाया हुआ, सर्वाइकल, थोरेसिक, लोम्बर, सैक्रल। ये देखो डिस्क, डिस्क L4 का डिस्क L5 से हट जाता है, मैं आपको ये बता रहा था। ठीक है भाई, अब इधर आ जाओ। ये है अपनी पंसलियां, स्टर्नम और पंसलियां। अब ये इधर देखिए इसको, ये हड्डी जो है ये एक तो ये भाग है हड्डी का इसका, और एक ये इस प्रकार से ये हड्डी। ठीक है भाई, इस हड्डी को सीने के अंदर हड्डी होने के कारण सीने की अस्थि भी बोल देते हैं, टाई बोन, यहाँ टाई लगती है, टाई बोन भी बोल देते हैं। इसका नाम वैसे जो है वो स्टर्नम है, ये लिखा हुआ स्टर्नम। स्टर्नम के भी 2 भाग हैं। ऊपर वाला भाग जो है मेन्यूब्रियम कहलाता है। ये स्टर्नम के 2 भाग हैं, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। और इस नीचे वाले भाग की अगर बात करें तो जीफ्राइड कहलाता है। ये दोनों भाग किसके हैं? स्टर्नम के ही हैं। ठीक है भाई, अब ये कह रहा है कि इस स्टर्नम से पीछे से हड्डियां आकर के लग रही है, इनको अपने बोल रहे हैं पंसलियां। और ये पंसलियां जो है वो 12 जोड़ी है, 12 जोड़ी पंसलियां होती है, लेकिन स्टर्नम से 12 की 12 जोड़ी नहीं लगती है। तो इस 12 जोड़ी में से ये कहता है पहले से लेकर के 7 नंबर की जोड़ी तक, यानी पहले से 7वीं जोड़ी जो है उसका जोड़ इस स्टर्नम के साथ लगा हुआ, तो इनको बोलता है ये वास्तविक। बस मात्रा आप समझ जाना, बता ही देता हूं, लो भाई वास्तविक। ठीक है, या इसको बोलता है ट्रू रिब्स, वास्तविक पंसलियां या ट्रू रिब्स। किसको बोल रहा है इसको आप समझ जाइए, ये जो 7 इसके साथ आकर के लग रही है ना, उनको बोल रहा है। ठीक है, यानी कि 7 को बोल रहा है ये, पहली जोड़ी से लेकर के 7वीं जोड़ी तक वास्तविक पंसलियां, इनका जोड़ पीछे तो रीढ़ की हड्डी से लगा हुआ ही है। रीढ़ की हड्डी में कहां लगा हुआ है इनका जोड़ मांगी जी? आवाज नहीं भाई। रिब्स जो है वो रीढ़ की हड्डी के किस भाग से आ रही होती है आगे की ओर? रीढ़ की हड्डी से पूछ रहा हूं, आगे स्टर्नम तो सीने में है भाई, आगे है।
रीढ़ की हड्डी के साथ लगी हुई है पंसलियां अपनी। रीढ़ की हड्डी में कोई भाग, अलग अलग भाग पढ़कर आए थे अपने, तो रीढ़ की हड्डी से ही आगे आ रही होती है पंसलियां। तो रीढ़ के हड्डी के कौन से भाग से आगे आ रही होती है? थ्योरेसिक भाग से। ये पूछ रहा हूं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि पीछे तो थ्योरेसिक भाग से ये लगी हुई है, थ्योरेसिक भाग से तो सभी 12 की 12 जोड़ी लगी हुई है, लेकिन ये 7 जोड़ी इससे लगी हुई है, यानी कि स्टर्नम से लगी हुई है। इसको बोल रहा है ये वास्तविक पंसलियां। तो आपसे ये पूछ ले, यहां पर बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। वास्तविक पंसलियां किससे जुड़ी हुई है? तो रीढ़ की हड्डी से भी जुड़ी हुई है और स्टर्नम से भी जुड़ी हुई है। वास्तविक पंसलियों की संख्या क्या है? 14। मैं संख्या की बात करूं, संख्या पूछे तो संख्या बतानी है, जोड़ी नहीं। वास्तविक पंसलियां कितनी जोड़ी होती है? वास्तविक पंसलियों की संख्या कितनी है? अलग अलग बात। अरे एक नहीं है, ये बातें अलग अलग है। आप समझिए इन चीजों को। समझ गए क्या? ठीक है। अब ये कहता है कि इसके बाद में 8, 9 और 10, यानी कि 8 से लेकर के 10वीं जोड़ी जो है वो जो है इनको बोलता है ये अवास्तविक। ठीक है। अवास्तविक को वैसे इंग्लिश में बोलता है ये फॉल्स या फॉल्स रिब्स। ठीक है भाई। तो ये अवास्तविक पंसलियां जो है इनको ये कहता है कि पीछे तो रीढ़ की हड्डी से लगी हुई है, लेकिन आगे जो है ये 7वीं पंसली से लगी हुई है, यानी कि ये जो जुड़ी है ना इसके साथ जुड़ी हुई है, ये सारी इससे ना जुड़ करके इस 7वीं से जुड़ी हुई है। ठीक है। तो अगर मैं ये कह दूं कि वास्तविक पंसलियां किससे जुड़ी हुई है, तो दोनों से, रीढ़ की हड्डी से और स्टर्नम से। अगर कह दूं अवास्तविक पंसलियां किससे जुड़ी है, तो पीछे रीढ़ की हड्डी से, आगे 7वीं पंसली से। ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि फॉल्स या अवास्तविक पंसलियों की संख्या क्या है, तो क्या बता दोगे? 6। और जोड़ी बता दोगे? उसके बाद में ये कहता है 11वां और 12वां जोड़ी पंसली जो है इसको बोलता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग रिब्स या तैरती हुई पंसलियां या पल्वित पंसलियां, यानी कि ये देखो इधर, ये इधर ही पीछे ही रह गई, वो आगे आई नहीं। सबको सबकी भाषा में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। हमारे इधर तो कहते हैं कोडी पड़ गई, चक्का नहीं यहाँ, वो यही होता है, क्योंकि इसके ऊपर, ठीक इसके ऊपर यहाँ पर अपने आमाशय होता है इधर, यानी कि कुछ नहीं है। ये इधर देखिए, मैं तो ये अड़बाद ले ली। इससे ऊपर तक का अगर बात करें डायफ्राम और अपना हृदय होता है इधर। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर अपना आमाशय होता है, स्टमक, पेट होता है। ठीक है। तो ये अगर ज़्यादा अंदर की ओर धस जाएगी तो स्टमक छोटा हो जाएगा, भोजन कम, बच्चा कम भोजन ग्रहण करता। ठीक है। एक तो क्या कागोलियो पड़ गई, वो बात करेगा खावे को नहीं। ठीक है। और दूसरा ये होता है इधर, तो इसको ये इस सरफेस को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, इसको बाहर की ओर करके। ठीक है। तोड़ना ले और तो इसको बोलते हैं ये, आ जाइए इसको, ये कहता है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स का मतलब सिर्फ इतना सा ही है, इसको तैरती हुई, यानी कि आगे किसी से जुड़ी हुई नहीं है, तो हिलती डुलती रहती है ये, तो इसको बोला तैरती हुई फ्लोटिंग रिब्स है ये। ठीक है भाई। पीछे किससे लगी हुई है? रीढ़ की हड्डी से, आगे स्वतंत्र है ये। ठीक है। किसी से नहीं लगी हुई, तो ये फ्लोटिंग रिब्स है। तो ये 12 जोड़ी, ये एक स्टर्नम मिलकर के हो गई 25 हो गई। तो ये अपने ट्रंक वाले भाग की 51 या 58 अस्थियां पूरी हो गई। ये देखिए, ट्रंक वाले भाग में 51 वयस्क के हिसाब से, 58 बच्चों के हिसाब से, ये संख्या और ये संख्या मिला करके मतलब अपने ये 80 अस्थियां पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई। खोपड़ी 29 अस्थि पढ़ ली, पंसलियां 25 पढ़ ली, पंसलियां 24 या प्लस एक स्टर्नम पढ़ ली। ठीक है। और रीढ़ की हड्डी में 26 या 33 अस्थियां पढ़ ली, मिला करके हो गई 80 या 87 हड्डियां। अब इधर बात करते हैं। ये देखिए पहले हाथ वाला भाग, तो यहां पर कुछ बात लिखी होगी, जब दो डिवाइडेशन किया हुआ है ना सारणी बना करके इस कंकाल तंत्र को, तो इनको क्या बोल रहा है वो? क्लेविकल और स्कैपुला को। अंश मेखला, श्रोणी मेखला तो अपने बोल ही रहे हैं।
देखो शोल्डर गर्डल जिसको मैं बात कर रहा था, ठीक है, एक पेल्विक गर्डल, इसको समझिए। अब इंग्लिश बताने के लिए मैं ये देख रहा था, शोल्डर गर्डल। है क्या कहीं पे लिखा हुआ है ऐसा? इसको बोलते हैं अपने अंश मेखला। सबसे पहले वर्गीकरण दिया गया है सारणी सी बना करके छोटा सा। हाथ में अपने 64 हड्डियां पढ़ेंगे अभी। ये शोल्डर गर्डल में 4 हड्डी बता रहा है, स्कैपुला 2 बता रहा है, 2 क्वेलिकल बता रहा है। इसी शोल्डर गर्डल को मैं बोल रहा हूं अंश मेखला बोलते हैं हिंदी में। कहने का मतलब ये क्वेलिकल और इस स्कैपुला को हाथ की हड्डियों में नहीं मानते, कंधे की हड्डियां। ये हाथ यहां से शुरू हो रहा है ह्यूमरस से। कोई बात नहीं, मेरे क्या है, इधर देखिए भाई, ठीक है। तो ये इसमें ये शोल्डर गर्डल जो है, इसके अंदर अस्थियों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो ये कहता है कि यहाँ पर 4 होती है, यानी कि 2 इधर दाएं हाथ के हिसाब से बात करें, दाएं कंधे के हिसाब से, 2 बाएं कंधे के हिसाब से। तो इस इधर आइए, मैं आपको क्या सिखा रहा था कि भी कंकाल तंत्र 206 हड्डियां होती, ठीक है, बच्चों में 213 होती। अब इसको 2 भागों में बांटा, एक्सियल या अक्षीय कंकाल में 80 या 87 हड्डियां होती है, और अनुबंधीय या पेंडिकुलर कंकाल में 126 हड्डियां होती। इसमें अपने फिर इसको 2 भागों में इन्होंने बांट दिया। खोपड़ी में अगर बात करें तो 29 या 28 या 22 हड्डियां होती है। ट्रंक की अगर बात करें 51 या 58 हड्डियां होती है। अब ट्रंक को आगे किस किस भागों में बांट रहा है, तो ट्रंक में एक स्टर्नम है, 24 रिब्स है, वर्टिब्रा कॉलम में 26 या 33 हड्डियां हैं। इनको मिलाकर के ये 51 या 58 हो रही। उसके बाद में अपने बात कर रहे हैं कि 29, इसमें ये कह रहे हैं क्रेनियल बोन 8 है, फेशियल बोन 14 है, एसोसिएट सक्कल बोन के अंदर अगर बात करें तो 6 कान की है और हायोड है 1। इनको मिलाकर के ये 29 है। अगर इस हायोड को छोड़ दें तो 28 है, और इसको एसोसिएट बोन को छोड़ दें तो ये 22। ये पूरी मिलाकर के अगर बात करें तो 80 या 87, ये पूरा कर दिया। अब मैं इधर बात कर रहा हूं हाथ और पैर के हिसाब से। हाथ को ये बोलता है अपर लिम्स, ठीक है, और पैर को बोलता है लोअर लिम्ब, यानी कि अग्रपाद पश्चपाद, यानी कि आगे वाला पैर पीछे वाला पैर। हाथ अपने बोलते हैं पैर ही है ये, ठीक है भाई। तो ये कह रहा है कि ये जो हाथ है इसमें 64 हड्डियां होती है, लेकिन 64 हड्डियां असल में हाथ में नहीं होती। हाथ में भी जैसे इधर बात कर रहे थे खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है, लेकिन असल में 29 हड्डियां खोपड़ी में नहीं, खोपड़ी में सिर्फ 22 हड्डियां हैं। ये जो है एसोसिएट है, यानी इसके साथ गणना कर ली जाती है, ठीक है। वैसे ये हाथ जो है इसमें ये कह रहा है कि 30 यहाँ से ह्यूमरस से लेकर के आगे 30 इस हाथ में, 30 इस हाथ में, 60 हड्डियां हैं, प्लस 2 इधर और 2 इधर। ये इसको बोल रहा है ये शोल्डर गर्डल या अंश मेखला में 4 हड्डी है। हाथ की 64 हड्डियों को ये 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। शोल्डर गर्डल जो है इसके अंदर ये 4 हड्डी बता रहा है। शोल्डर गर्डल में 2 हड्डी तो है स्केपुला और 2 हड्डी है आपकी क्लेविकल। तो ये कह रहा है कि एक तो क्लेविकल ये हो गई, एक स्केपुला इधर हो गई, एक क्लेविकल इधर हो गई, एक स्केपुला इधर हो गई, तो 4 हो गई पूरी। उसके बाद में ये अपर लिम्ब यानी कि हाथ के अंदर अगर बात करें तो इसको बोल रहा है ये 60 हड्डियां, ठीक है भाई, बता दोगे। जहां पर सीधा शब्द लिखा है ना अपर लिम्ब, अग्रपाद, पश्चपाद, लोअर लिम्ब, ऐसा शब्द लिखा है तो 60 ही बताना है, या एक हाथ की पूछे तो 30 ही बताना है। सीधा हाथ या पैर लिखा आ जाए तो यहाँ पर 64 और इधर 62 बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो आपको अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब बता रहा हूँ ना, ये शब्द बता रहा हूँ, ये शब्द जहाँ पर आए तो इसका मतलब शुद्ध रूप से हाथ और शुद्ध रूप से पैर की बात कर रहा है, उसमें ये ऐड मत करना, ठीक है भाई। बाकी आपकी मर्जी है, मैं जो बता रहा हूँ वो देख लो। हाँ, यहाँ दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब इसकी बात कर रहे थे कि अपने ये हड्डी जो है वो क्लेविकल है, एक हाथ की बात हो रही है। इधर एक इस हाथ में है तो दूसरे हाथ में भी एक है, ठीक है। स्कैपुला की बात करें तो ये है एक, ये पीछे वाली बड़ी हड्डी जो है वो स्कैपुला है, ठीक है भाई।
उसके बाद में ह्यूमरस, यानी कि यहाँ से हाथ स्टार्ट हो रहा है अपना, इस दोनों को, इन दोनों हड्डियों को तो बोल रहा है ये शोल्डर गडल या गार्डल है भी, ठीक है, जो भी, तो इसको बोल रहा है ये हंस मेखला, ठीक है। यहाँ पर ये जो गड्ढा बनाया जा रहा है, इस गड्ढे को क्या बोल रहा है, ये एसिटाबलम है क्या, ऐसा कुछ शब्द यहाँ पे, कोई ना, आ गया, आ जाएगी बात, बता दूँ, आ जाओ इधर। तो ये जो है इस हड्डी को बोल रहा है ये ह्यूमरस, हाथ की सबसे लंबी हड्डी ह्यूमरस, मजबूत भी यही है, ठीक है। दूसरे इसके बाद में, ये ह्यूमरस के बाद में यहाँ पर दूसरी हड्डियाँ स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे हाथ बनाया हुआ है इधर, ऐसा ही बनाया हुआ है, हाँ ठीक है, इधर वाला ही है। तो इधर वाला हाथ है, तो अंगूठे की तरफ की अगर बात करें तो यहाँ पर रेडियस है, अंगुली की तरफ अल्ना, ऐसे उंगली ऐसे अल्ना, अंगूठे की तरफ रेडियस। अब ये कहता है कि इस रेडियस के अपेक्षाकृत अल्ना लंबी है, क्योंकि अल्ना पीछे तक आई हुई है, रेडियस पहले रुक गई। ये कह रहा है कि अल्ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक आई हुई है और ये यहाँ पर ही रुक गई। तो अगर आप आगे आगे वर्गीकरण पढ़ेंगे इन हड्डियों का, और उसमें अपने पढ़ेंगे हड्डियों के प्रकार के हिसाब से लंबी हड्डियाँ में हाथ और पैर की हड्डियाँ ही आती है, तो उसमें आएगा ह्यूमरस लंबी हड्डी है, अल्ना और रेडियस लंबी हड्डी है, ठीक है भाई। अगर आपसे तुलना करके पूछ लिया जाए रेडियस और अल्ना में से कौन सी लंबी है, जागो प्यारे जागो, ठीक है ना, अल्ना, ठीक है भाई। उसके आ जाओ इधर आ जाओ, फिर रेडियस और अल्ना समझ गए। उसके बाद में ये जो भाग है यहाँ पर ये बिंदु में नजर आ रहे हैं ना, ये इनको बोलता है ये कार्पल। कार्पल जो होते हैं इनकी संख्या होती है 8। आगे जब जोड़ पढ़ेंगे अभी आज ही, ठीक है, आगे जब जोड़ पढ़ेंगे ना तो जोड़ में आएगा कार्पल का जो जॉइंट्स होता है वो नॉन एक्सियल होता है, कोई भी तल पे गति नहीं करता, एक दूसरे फिसल की गति करते थे, स्लाइडिंग ग्लाइडिंग जिसको बोल रहे थे, ग्लाइडिंग, ठीक है भाई, कोई नहीं। उसके बाद में आता है मेटाकार्पल। ये मेटाकार्पल है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि अपनी जो हथेली है इसके अंदर जो हड्डियाँ आ रही है ना इधर ऐसे लंबी, ये हड्डियाँ, ठीक है, इनको बोल रहा है ये मेटाकार्पल। ये होता है 5, ठीक है। उसके बाद में ये जो उंगलियां हैं जिसके अपने बिस्वे बोलते हैं, बिस्वे, ठीक है ना, ये जितने जगह ऐसे मुड़ रही होती है ना उंगली उतनी ही उसमें हड्डियां हैं, तो ये इनको बोलता है ये फ्लंजिज, ठीक है। ये होता है 14, अंगूठे में 2 है, बाकी उंगलियों में 3-3 है। अंगूठा 2 ही जगह से मुड़ता है, उंगली 3 जगह से मुड़ सकती है, ठीक है भाई। तो खाने के लगे मैं तो बताऊंगे कैसे ये कुछ, ठीक है। तो इधर अगर नहीं आएगा तो देख करके या बाद में बता दें, गलत नहीं बताएंगे भाई, ठीक है। इधर बात कर रहे हैं अपने तो ये कहता है कि 30, यानी कि ये आपके सामने 30 हड्डियां इधर दाएं हाथ में है और 30 बाएं हाथ में है, मिलाकर के ये हो गई 60, और 4 ये हाथ में हो गई 64 हड्डियां पूरी, यानी कि ये अपने पढ़ चुके हैं पूरा। ये इधर बात करें तो ये हाथ जो है इसमें अपने 64 पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं अपने पैरों की। अब इधर आ जाओ अब ये कुल्हा अस्थि जो है इसको बोलता है ये देखिए पेल्विक गर्डल, ठीक है, इंग्लिश के हिसाब से। और अपने हिंदी के हिसाब से अगर बात करूं तो इसे बोलता है श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला, ठीक है भाई। अब ये कहता है कि इस कुल्ला अस्थि को ये तो काउंट करता है 1 में ही, लेकिन हड्डियां ये 3, यानी कि इसको ये काउंट कर लेता है। इधर देखिए इस भाग को, इसको बोलते हैं पेल्विक है ये, ठीक है, या इसको बोल देता है इनोमिनेट बोन, ठीक है भाई।
अब इसको थोड़ा सा देखिए, ये जो है यानी कि कुल्ला अस्थि जो है वो 3 अस्थियों से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। तो इसकी क्रम भी यही है, ध्यान रखिएगा। पहले है आपका इलियम, इस्चियम और प्यूबिक्स। नोट्स में जूजिक्स लिखा हुआ है, ये प्यूबिक्स है, प्यूबिक्स। कहीं मिले तो सही कर देना, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। प्यूबिक्स है ये, ठीक है। ये देखो इधर इधर इधर, ये देखिए इलियम सबसे बड़ा भाग है, 3 हड्डियां से मिलकर के बनने वाला, सबसे इन तीनों में सबसे बड़ा भाग इलियम। इलियम के बाद में इस्चियम, ये जहां पर ये ग्रीन नजर आ रहा है ये। प्यूबिक्स की बात करें तो ये भाग सिर्फ इन 3 से एक हड्डी बन रही है। ये मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वहां अभी आप पहुंच नहीं रहे। इस एक हड्डी को इनोमिनेट बोन या कुल्ला अस्थि बोलते हैं। इन एक और इस 2 को मिलाकर के इसको बोलते हैं श्रोणी मेखला। क्लेविकल स्कैपुला, शोल्डर गडल, इधर और इधर दोनों को मिला करके अंश मेखला। समझ गया, ठीक है। तो ये अर्ध कुछ नहीं है, इनोमिनेट बोन बोल रहा है, कुल्ला अस्थि बोल रहा है। 2 कुल्ला अस्थि मिलकर के श्रोणी मेखला का निर्माण करती है। ये एक कुल्ला अस्थि है, ये दूसरी कुल्ला अस्थि है। 2 कुल्ला अस्थि को एक साथ बोल रहा है श्रोणी मेखला। समझ में आ गई बात। अब आपको ये अगर बोल दे कि ये अपने पढ़ रहे थे रीढ़ की हड्डी का ये कौन सा भाग था, आपको क्या लगता है? इनको आता नहीं है? अरे बताओ रे कौन सा भाग है ये? देखने को नहीं है, नहीं जगह ठीक ठाक रैंक का प्रश्न गलत बताओ, कंठ मोल दियो मैं देख लियो। कोक्सिजियल भाग जो था वो तो संयुक्त एक मतलब स्वतंत्र रहता है। ये भाग जो है उस कोक्सिजियल से पहले कौन सा था? सेक्रल, सेक्रल था। सेक्रल भाग मैं आपको ये बता रहा हूं कि रीढ़ की हड्डी के सेक्रल भाग से कुल्ला अस्थि के इलियम भाग का जॉइंट होता है और ये इनमूवेबल जॉइंट है, इसमें कोई गति नहीं होती है इधर। और मैं आपको साथ साथ में ये भी बता रहा हूं दोनों प्यूबिक्स जहां पर आपस में मिल रही होती है ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है, हल्की फुल्की मूवमेंट यहां पर होती है। अगर ये ना हो तो डिलीवरी ना हो, ठीक है। जब अपने जोड़ पढ़ेंगे साथ साथ पढ़ लेंगे ये बातें, पर मैं आपको बता रहा हूं इधर काम में आएगी ये चीजें आगे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये रीढ़ की हड्डी आकर के अच्छी लगी भाई, इधर देखो इसमें देखो, ठीक है। ये रीढ़ की हड्डी आ रही है ऊपर से, इस रीढ़ की हड्डी के साथ ये कुल्ला अस्थि का ये भाग लगा हुआ है, जोड़ लगा हुआ है। और इससे नीचे जो है ना रीढ़ की हड्डी, उसके साथ कोई जोड़ नहीं है, वो कोक्सियल, ठीक है, वो स्वतंत्र है। अब ये शब्दों की गरिमा से बाहर हो जाएगा, दुई पड़ जाए चक्के करे नहीं। पूंछ, पूंछ अपने पूंछ होती थी अपने, वो वही है, वो स्वतंत्र है, ठीक है भाई। अब इधर आ जाओ, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो सेक्रल भाग है इसके साथ पेल्विक के किस का जोड़ लगा हुआ है। ये कुल्ला अस्थि के अंदर भी 3 हड्डियां हैं, उनमें से कौन सी हड्डी यहां जुड़ी हुई है? इलियम जुड़ी हुई है, इलियम। मैं आपको इलियम किससे जुड़ी हुई है? सेक्रल से जुड़ी हुई, मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसमें क्या होता है, ये जो कुल्ला अस्थि जो है इसमें अपने बात कर रहे हैं कि भाई 3 हड्डियां, तीनों पे बात कर ली, 3 हड्डी से एक इनोमिनेट यानी कुल्ला अस्थि बनती है, ठीक है भाई। ये 3 है। अब अपने बात करें कि इसके बाद में यहां से ये जो लग करके ये आ रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का निर्माण हो रहा है, इसको बोल रहा है ये फीमर। फीमर की संख्या इधर एक इधर है तो एक उधर है, ठीक है ना। तो आप समझ जाना, ये कुल्ला अस्थि के हिसाब से इधर एक, ये फीमर एक। उसके बाद है पटेला, नी कैप जिसको बोलते हैं, गोड्डई ढकनी, ठीक है। तो ये पटेला एक है। उसके बाद में टीबिया और फिबुला। टीबिया और फिबुला को याद रखने के हिसाब से बता रहा हूं कि अंदर की तरफ होगी वो टीबिया होगी, बाहर की तरफ होगी वो फिबुला होगी।
जैसे इधर इसके हिसाब से अगर बात करें तो इसके इधर वाली यानी कि अंदर के साइड वाली तो टीबिया है और इसके बाहर वाली ये फिबुला है, ठीक है। तो ये देखिए टीबिया इसके अंदर वाली है और फिबुला ये बाहर वाली है। इसको पतली और चमकीली बोल देता है ये टीबिया को, सबसे पतली हड्डी चमकीली हड्डी के हिसाब से बात करें तो इसको सॉरी फिबुला को, ठीक है भाई। और टीबिया जो है इसको बोल देता है सिन बोन। सिन पेन जो होता है, सिन बोन जो होता है, सिन गार्ड जो लगता है वो इधर लगता है, सिन पेन जो होता है वो इधर होता है, ठीक है भाई। उसके बाद में ये वाला भाग जो है इधर, ये वाले भाग को कार्पल बोल रहे थे, इधर टार्सल बोलते हैं, ये टार्सल है, ठीक है। तो ये एक एक चलता चलता ये टार्सल जो होते हैं यहाँ पर 7 होता है, इधर कितने थे 8 थे कार्पल, इधर 7 है ये। उसके बाद में मेटाटार्सल की बात करें तो ये 5 है। उसके बाद में इसके पैरों की उंगलियों के भी फ्लंजेस जो हैं ये 14 है। ये मिला करके क्या है 30 इधर है, 30 इधर है, 60, ठीक है। और एक कुलास्ती इधर है, एक कुलास्ती इधर है, इनको मिला करके 62 हो गई। तो ये 62 और ये 64, ठीक है ना, 60 और 4 ये मिला करके 64 मिला करके पूरे हो गए आपके 126। ये लो, ठीक है भाई। अब इसमें 2-3 नाम आपको याद रखने। देखिए मांसपेशियों को और हड्डियों को आपको अलग अलग रखना है। सबसे छोटी मांसपेशी की अगर बात करें, स्टेपिज हड्डी है, स्टेपिडियस मांसपेशी है। मैं मांसपेशी की पूछ रहा था, ठीक है भाई, बता दोगे? हाँ, सबसे मोटी मांसपेशी की बात करें और सबसे मोटी हड्डी की बात करें, फीमर ही बताना है। स्ट्रॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट बोन, कहीं भी कुछ भी बात आए, मजबूत आए, बड़ी आए, लंबी हड्डी, तीनों शब्दों में आपको फीमर ही बताना। पर ध्यान रहे कहीं ऐसा ना हो कि चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी, मजबूत हड्डी ऐसे कुछ लिखा आ जाए, ठीक है ना। तो शरीर की लिखा है तो ये फीमर ही बताना, ठीक है। अपने फीमर जो होती है वो 19.9 इंच के लगभग 20 इंच के लगभग लंबाई लिए है, ठीक है। तो सबसे ठीक। अब अपने बात करते हैं, बहुत सारी बातें अपने साथ साथ में कर ली, लेकिन कुछ नाम है हड्डियों के उपनाम, उनको अपने को याद रखने। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर अपना जो गिट्टा टार्सल, ठीक है, यानी कि एडी का निर्माण करने वाली हड्डी को क्या बोलते हैं, तो उसका नाम पूछा जा सकता है। कई बार पूछ लेते हैं कि एडी का निर्माण किस हड्डी से हुआ है, तो उसको बोलते हैं कलकेनियस। नाम याद रखना है हड्डी का। जैसे मैं चेहरे की हड्डियों के नाम बता रहा था, अब यहाँ पर अपने तो सीधा पढ़ लिया, इधर देखिए, आपने तो इनको मेटाटार्सल को सीधा पढ़ लिया, टार्सल को सीधा पढ़ लिया। ये 7 और 5, ये 7 है ना, इनके 7 के अलग अलग नाम है। ये 5 है, इनके 5 के अलग अलग नाम है। ये 14, इनके 14 के अलग अलग नाम, ठीक है। ये टार्सल जो है इसमें मैं बात कर रहा हूं कलकेनियस। ये अपनी एडी बनती है इससे। एडी क्या लिखा कर रही है के सही है के डे ढक्कन डलिया लो, ठीक है क्यों, ये एडी है, ठीक है ना। जोड़ जब पढ़ेंगे तब अपने पढ़ेंगे साइनोविल्य द्रव्य होता है वो, साइनोविल्य लिक्विड होता है वो, पढ़ेंगे अपने। जोड़ पे आ जाएगा, बता देंगे भी, ठीक है भाई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अपने यहाँ बात कर रहे हैं कि हड्डियों के कुछ उपनाम दिए हुए हैं, उनको भी आपको याद रखना है। आधे से ज़्यादा अपने पढ़ के आ चुके हैं, पर इससे उपनाम से पहले चलो वर्गीकरण और देख लो भाई हड्डियों का, ठीक है। ये वर्गीकरण है हड्डियों का। असल में इनके प्रश्न आने की संभावनाएं कम होती है वर्गीकरण की। अगर मैं बात करूं हड्डियों को उनकी शेप, आकार के आधार पे 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है कि यानी कि अपने शरीर में, वही बात, अपने शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है, कितने प्रकार की मांसपेशियां होती है, अपने शरीर में कितनी हड्डियां होती है, कितने प्रकार की हड्डियां होती है, 5,
ठीक है, कितने प्रकार की हड्डियां होती है? 5। अब ये जो 5 भागों में वर्गीकृत किया जा रहा है हड्डियों को, ये इनकी शेप है, आकृति के आधार पे इनको वर्गीकृत किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इनको मैं अगर लिखना चाहूं तो एक तो बोलता है लंबी हड्डी, लॉन्ग बोन, छोटी हड्डी, लक्ष्य है, लक्ष्य है। लेकिन इनमें 2 चीजों को आपको विशेष रूप से याद रखें। 500 को अगर याद नहीं भी रख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान रख लोगे 500 कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, अंग्रेजी के नाम नाक को लगाए हुए आप। लंबी हड्डी इसको बोलता है लॉन्ग बोन। ठीक है भाई, छोटी हड्डी को शॉर्ट बोन बोलता है, चपटी हड्डी को फ्लैट बोन बोलता है, व्यवस्थित को इनरेगुलर बोन बोलता है, और बीजाकार या सेस्मॉइड बोन बोलता है इसको। ठीक है, अब ये जो लंबी हड्डियां हैं, तो लंबी हड्डियां आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि खेलों में इनकी भूमिका है, सर्वाधिक भूमिका खेलों में इन्हीं की। ठीक है, तो लंबी हड्डियां कौन कौन सी है? तो लंबी हड्डियां आपने पाई जाती है जो आकार आकृति लंबाई लिए हो उसको लंबी हड्डी बोलेगा ये। और लंबी हड्डियां अपने सिर्फ अपेंडिकुलर कंकाल तंत्र में अपने हाथ और पैरों में पाई जाती है, उसको ही आप लंबी हड्डियां बताएंगे। हाथ के अंदर की अगर मैं बात करूं तो हाथ में बताओगे ह्यूमरस को, अल्ना को, रेडियस को। ठीक है ना, रेडियस को और अल्ना को। ठीक है भाई, पैर की अगर बात करें तो फीमर को, टीबिया को और फिबुला को, वो लंबी हड्डियां। समझ गए प्रकार। छोटी हड्डियों की बात करें, शॉर्ट बोन, इनकी अगर बात करें तो ये कहता है कि ये छोटी हड्डियां, इनका काम होता है भार सहना, भार इनके ऊपर रहता है। ठीक है, तो अपने जैसे कार्पल और टार्सल जो हैं वो छोटी हड्डियों में आ जाएंगे। ठीक है, चपटी हड्डियां, इनका काम देखिए, मैं अलग अलग काम बता रहा हूँ, वो बात महत्वपूर्ण है। लंबी हड्डियों का काम है लीवर की भांति कार्य करना, महत्वपूर्ण है। ये तो सबको पता है लंबी हड्डी कौन सी है, छोटी कौन सी, चपटी कौन सी है। वो पूछेगा आपसे लंबी हड्डियों के क्या कार्य है, छोटी हड्डियों का क्या कार्य है। ठीक है, तो लंबी हड्डी लीवर के कार्य में भागीदार है। छोटी हड्डी की अगर बात करें तो भार सहन करती है, वजन सहन करती है। ठीक है भाई, इनकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है कि इनके ऊपर दबाव, प्रेशर यानी भार पड़ने पे भी ये टूटती नहीं है। उसके बाद में आता है चपटी हड्डी। चपटी हड्डी की बात करें तो इनको बोलता है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन वहां पाई जाएगी जहां अपने कोमल अंगों की सुरक्षा हो। अपने किसी पे फ्लैट होते हैं तो उसकी सुरक्षा करते हैं। कुछ नहीं है, तो ये फ्लैट बोन जो है वो क्या है, अपनी पंसलियां जो है वो फ्लैट बोन है, अपने कपाल की अस्थियां जो है ये भी फ्लैट बोन है। ठीक है, तो ये कोमल अंग जैसे मस्तिष्क है या किडनी, गुर्दे वगैरह जो होते हैं, इधर अपने फेफड़े, हृदय जो है इनकी सुरक्षा कर रही होती है। फ्लैट बोन का मतलब आप समझे नहीं क्या? रहे समझ गए, फ्लैट बोन। ठीक है, चपटी जिसको अपने, ये जो है वो गोल, मतलब लंबी हड्डी तो गोल है, इस प्लेट को बोलते हैं, मैं इसको समझाने के लिए बोलता हूँ, एक तो गोल्ड पाइप होती है, एक इंग्लैंड होती है। इंग्लैंड होती है क्या? ठीक है ना, तो वो चीज़ है ये अनकोंठा। ठीक है, हाँ, तो समझ गए बात को। अब ये हड्डी गोलाकार ना होकर के ऐसे ऐसे, ठीक है, देख कितना बुरा लगे आंदे, कौन तो कौन ठार मान तो सारा ठार। आपस में कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, कैमरे के आगे फिर बातें ज़्यादा हो जाएगी। आपस वाली बात में धर्म बता करो कि जो याद कराइए, मन क्लास छोड़ते हैं। उसके बाद में आता है अव्यवस्थित या इनरेगुलर। ठीक है, अव्यवस्थित या इनरेगुलर जो वो जिनका कोई निश्चित आकार या शेप नहीं है। ये निश्चित आकार और शेप था, तो ये रीढ़ की हड्डी वगैरह जो है वो इसमें आएगी। कुछ चेहरे में कुछ हड्डियां भी बोलता है ये इनरेगुलर शेप में होती है। ठीक है, मेन जो है वो रीढ़ की हड्डियां जिनका आकार या शेप नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आता है बीजाकार या सेस्मॉइड बोन। सेस्मॉइड बोन जो इसको बोलता है कि ये हड्डी बाहर ना होकर के लिगामेंट में लिपटी रहती है। ठीक है ना, ये सेस्मॉइड बोन है।
तो ये वर्गीकरण है इनका, ये आपके सामने लगा हुआ है, देखो ये इनरेगुलर बोन, ठीक है, ये देखिए लॉन्ग बोन ह्यूमरस, शॉर्ट बोन, ठीक है, फ्लैट बोन, स्टर्नम आ गया, पंसलियां आ गई, ठीक है। कपाल की हड्डियां जो है इसका वर्गीकरण एक दूसरे प्रकार में भी रखते हैं, ये छठा वर्गीकरण में रखते हैं कपाल की हड्डियों को, नहीं पढ़ना है अपने को, साइंस के हिसाब से आ जाता है कई बार ये बात। कपाल की हड्डियां जो होती है ये खोखली भी होती है, इनके बीच में हल्के हल्के छिद्र भी पाए जाते हैं, स्पंजी टाइप होती है, यानी कि हल्की भी होती है ये, यानी कि इन हड्डियों का भार हल्का हो सके, यानी कि इनको हल्का रखा जा सके, इसीलिए इनके बीच में स्पंजी टाइप संरचना होती है इन हड्डियों में। क्या कौन ना जाओ, ये सेस्मॉइड बोन पटेला, अब काट के तो क्या दिखा दिया, तो ये अस्थियों का वर्गीकरण है भाई। उसके बाद में मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखिए टिश्यू के आधार पे, उत्तक के आधार पे हड्डियों के दो प्रकार हैं, कॉम्पैक्ट कठोर भाग, ठीक है, और स्पंजी, हड्डी का अंतिम किनारा स्पंजी, ठीक है भाई। अब आ जाओ इधर, हड्डी के उपनाम, अब ये बात अपने लगभग साथ साथ में पढ़ ली, 5-7 नाम और आएंगे वो इधर देख लेना। देखिए फोरहेड बोन यानी कि सामने वाली फ्रंटल है, शकल केप यानी खोपड़ी का केप कौन है, तो सॉरी ऑक्सीपिटल बोन, यहाँ शकल केप तो आएगा पेराइटल भाई, ठीक है ना। चिक बोन की अगर बात करें तो जाइगोमेटिक बोन, टीयर बोन लेक्रिमल आंसू बली जिसको बोलते हैं, आई सॉकेट आंख का जो गड्ढा है इसको क्या बोलते हैं, ये ऑर्बिटल कैविटी बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। अपर जा यानी कि ऊपरी जबड़े की हड्डी मैक्सिला होती है, निचले जबड़े की हड्डी मैंडिबल है, नोज बोन नेजल बोन जिसको बोलते हैं, ये बटरफ्लाई शेप की या बेट शेप की यानी कि चमगादड़ के समान, इसको बोलता है ये सेफेनॉइड, ठीक है, क्रेनियल की सबसे बड़ी हड्डी है, यानी कि कपाल के हिसाब से बात करता है। उसके बाद में हॉर्स शू शेप या घोड़े के खुर के समान आकृति वाली हायोड बोन, जिससे जीभ जुड़ी है जो किससे नहीं जुड़ी हुई। उसके बाद है नेक बोन, गर्दन के हिसाब से बात करें तो गर्दन की ये कौन सी हड्डियां, सर्वाइकल, जो 7 पढ़ रहे थे तो सर्वाइकल होते हैं 7। कॉलर बोन या ब्यूटी बोन, कमजोर हड्डी है रही है सबसे, ठीक है ना, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन, इसको बोलता है क्लेविकल को, ठीक है भाई। उसके बाद में आ जाइए, हाँ इसको हंसली बोलता है, लेकिन हंसली पे नहीं आ जाती है भाई, क्लेविकल हंसली वाली, इसको मैं आपको बात कर रहा था, ये छोटे से आघात से टूट जाती है, कमजोर होती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए शोल्डर ब्लेड या कंधा अस्थि, ये स्कैपुला होती है, ठीक है भाई। ब्रेस्ट बोन या सीना अस्थि स्टर्नम, ये लंबाई इनके साथ साथ दी गई है, आप फीमर की लंबाई को याद रख लें और ह्यूमरस की लंबाई को याद रख लें, बाकियों को अगर वो सारी चीजें याद हो जाए तो याद कर लेना। थोरेसिक बोन की बात करें तो थोरेसिक वर्टिब्रा कितने होते हैं इधर, 12। बैक बोन लुम्बर वर्टिब्रा कितने होते हैं, टेल बोन या पूंछ वाली, इसकी बात कर रहा था, जो स्वतंत्र रहती है उधर, जुड़ती नहीं है, ठीक है। अपर आर्म बोन ह्यूमरस, लंबाई 14.4 इंच। फोर आर्म बोन यानी कि अपर आर्म बोन के हिसाब से फोर आर्म इसके आगे वाले भाग की बात कर रहा है, ठीक है। वही बात प्रोक्सिमल और डिस्टल के हिसाब से बात कर ले तो भी बता दोगे, पहले दिन पढ़ा था ना, हाथ की प्रोक्सिमल भाग पर स्थित हड्डी का नाम क्या होता है, प्रोक्सिमल नजदीक वाला, ऊपर वाला, तो ह्यूमरस बता दोगे। डिस्टल वाले भाग पर हड्डी फ्लेंजिस बता दोगे, क्या दिक्कत है, सिर के कुछ रहे तो बताना तो पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में रिस्ट बोन, रिस्ट का मतलब ये कलाई वाले, ठीक है, ये कार्पस। अब ये जब पढ़ाते हैं तो फिर बात याद आ जाती है, वो गाना आया ना बबू मान का, होया कीजिए नच दीदी बाँ फड़ ली, किसका था, दिलजीत का था क्या, ये दिलजीत का, डाका था नहीं मारिया, वो बाँ यहाँ से पकड़ी थी, रिस्ट बोन। हेड बोन, मेटाकार्पल, हैंड बोन सॉरी, हैंड बोन, मेटाकार्पल और फ्लंजेज, ये सिर्फ इससे आगे वाले बात कर रहा है ये, ठीक है। फिंगर बोन या डिस्टल बोन, फ्लंजेज, ठीक है भाई। ये सारी चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन इनके नाम कई बार ये लिखा है ना, फिंगर बोन तो आपने सर बताया ही नहीं था, तो मैं बता रहा हूँ उंगलियों में फ्लंजेज की संख्या 14 होती है। अब फिंगर उंगली को ही बोलता है भाई, मैंने बोला नहीं, इधर लिख दिया।
ठीक है। हिप बोन, इमोनिनेट बोन जिसको अपने कुल्ला अस्थि बोल रहे थे, कुल्ला अस्थि, ठीक है। बिगेस्ट बोन, लार्जेस्ट बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट, हेवीएस्ट, ऐसी सबके शब्दावली में काम आएगा फीमर। इसकी लंबाई को आपको याद रखना, ठीक है भाई। और एक ये ह्यूमरस की लंबाई को आपको याद रखना। उसके बाद है स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिज, मध्य कान में पाई जाती है। नी केप पटेला, ठीक है भाई, पढ़ चुके हैं, इनमें कोई भी चीज़ नहीं है। काफ बोन फिबुला, एंकल बोन टार्सल, ठीक है भाई। हिल बोन कलकेनियस, इसकी बात कर रहा था, कलकेनियस या कलकेनस, विशेष रूप से इनको याद रखना भाई इसको। फुट बोन मेटाटार्सल, पैर के हिसाब से बात, जैसे हैंड बोन में अपने बात कर रहे थे कार्पल और मेटाकार्पल की, और यहाँ पर वीक बोन क्लेविकल, कमजोर हड्डी। टीबिया की लंबाई 16 पॉइंट, अब ये लंबाई आ गई, अगर वो दोनों लंबाई अगर याद हो जाए सारी तो इनको याद कर लेना। टीबिया की लंबाई 16.9 इंच है ये, फिबुला की लंबाई 15.9 इंच है, अल्ना की लंबाई 11 पॉइंट, अब ये सब में यही नहीं है, अनुमानित लगभग होती है ये। कोई कहते सर आप तो काउंट करके दिखाओ इधर, तो मेजरिंग टेप लेकर के आ जाएगी, सर मापन करके बताइए, ठीक है। रेडियस की लंबाई 10.4 इंच है, 7वीं पंसली की लंबाई 9.5 इंच है, और 8वीं पंसली की लंबाई जो है 9.11 इंच, सॉरी 9.1 इंच। कोई मतलब नहीं है, ये नोट्स का श्रृंगार होते हैं, मैं ये बताता हूँ तो ये बता भी देता हूँ, इससे आपको ये लगे कि इनको बहुत कुछ आता है, ठीक है। मेन चीज़ वो याद रख लो बस। उसके बाद में वही बातें जो अभी पढ़ी उसी से संबंधित बातें वापस से आ जाएगी। टाई बोन जिसको बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, तो वो शब्दावली भी साथ साथ देख लो, फिर आप कहोगे सर आधी बातें बताई थी। तो सिफेनाइड अस्थि की आकृति पंख फैलाए हुए चमगादड़ की तरह होती है, ये पढ़कर आ रहे थे अपने। मैंडिबल अस्थि घोड़े की नाल या खुर के समान होती है, पढ़ लिया। हिल बोन एडी की अस्थि को कलकेनियस बोलते हैं, अभी अभी पढ़ा था ये बात। पिंडली की अस्थि फिबुला है, ठीक है। पेल्विक संधि की सबसे बड़ी सुपीरियर अस्थि जो है वो इलियम है, पढ़ा था, बताया था तीनों में सबसे पहले वाली बात। जाइगोमेटिक अस्थि को चिक बोन भी कहते हैं। लेक्राइमल को चेहरे की सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मैंडिबल चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी है। मैंडिबल चेहरे की गतिशील हड्डी है, बात कर चुके थे इन पे। कान की हड्डियां गतिशील संधि का निर्माण करती है, ये कह रहा है कि गतिशील संधियां होती है वहां पर, अब होती कौन सी है पता नहीं है, ठीक है। मेलियस हड्डी हथौड़े के आकार की होती है, ये नई बात आ गई, अभी तक नहीं आई थी ये बात, बाकी सब बात आ चुकी थी। मेलियस हड्डी जो है हथौड़े के आकार की होती है, ठीक है भाई। केशुरिकाएं आपस में इंटरवर्टिकल डिस्क से जुड़ी होती है, जिसको मैं डिस्क बता रहा था आपको। सर्वाइकल बटीवा की प्रथम बटीवा को हेटलस कहते हैं। स्टर्नम की आकृति कटार से मिलती जुलती होती है, कटार से मिलती जुलती, ठीक है भाई। वास्तविक पंसलियां स्टर्नम से जुड़ी होती है, वास्तविक पंसलियों की संख्या 14 होती है, 7 जोड़ी होती है भाई, ठीक है। कशेरुदंड का भाग चपटा होता है, यानी कि फ्लैट हड्डी के हिसाब से बात कर रहा है वो, वैसे तो इन रेगुलर में आ रहा है, लेकिन वो भाग का बता रहा है कि वो अंदर की ओर जो होता है ना भाग, उसको बोल रहा है चपटा होता है ये। अब बात कर लूँ, मैं बता दूंगा, इसमें दिखा देंगे तो। भुजा की सबसे लंबी अस्थि ह्यूमरस है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, बात कर चुके हैं। हड्डी के बीच का हिस्सा काय या साफ्ट कहलाता है। टीबिया को सिनबोन कह रहा है ये। टार्सल को एंकल बोन भी कहा जाता है। और अल्ना रेडियस से लंबी होती है। फिबुला शरीर की सबसे पतली हड्डी है, ठीक है भाई। ये बस ये हड्डियाँ थी। मैं आपको कह रहा था कि भी ये फ्लैट वाली बात भी, एक तरफ फ्लैट भी होती है रीढ़ की हड्डी, इस तरफ से इसको देखें तो। बाकी हड्डी विसर्जन कर दिया, अस्थि विसर्जन कर दिया है गंगा जी में, ठीक है। अब अपने बात करते हैं जोड़ पे, जोड़ या जॉइंट। जोड़ जो है इनको बोलता है ये दो या दो से अधिक हड्डी जहां पर आकर के मिलती है उसे बोलता है ये जोड़ या जॉइंट, ठीक है। जोड़ जो होगा वहां पर क्या क्या चीज होगी, थोड़ा सा इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, या जोड़ का अध्ययन क्या कहलाता है। अध्ययन आज अभी आपने पढ़ा था ना, ये रे ऑर्थोलॉजी, ठीक है ना। पहले दिन मैंने आपको एंथ्रोलॉजी भी बताया था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जोड़ में दो या दो से अधिक हड्डी भी होती है, ठीक है।
उसको बोल रहा है ये जोड़। अब ये कहता है कि हड्डी प्लस हड्डी, ठीक है, हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम या बांधने का काम किसका है? तो इसको याद रखना लिगामेंट का है, ठीक है। इसको बोलता है स्नायु के उग्रराज है, ठीक है, स्नायु बंध भी बोलते हैं इसको, ठीक है, लिगामेंट। एक आता है कि हड्डी से मांसपेशी, ये कौन जोड़ रहा है? टेंडन जोड़ रहा है, टेंडन, ठीक है भाई। इसको बोलता है हिंदी में कंडरा। एक और आता है यहां पर कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है ये कोमल हड्डी होती है, लचीली हड्डी होती है, और कार्टिलेज जो है बड़ी हड्डियों के किनारे वाले भागों पे पाया जाता है, ठीक है भाई। एक शब्द आता है मांसपेशी, मांसपेशी से जुड़ती है, इसको बोलता है ये फ्लेक्सोर। यानी कि मांसपेशी का मांसपेशी के साथ जोड़ जो है उसको बोलता है ये फ्लेक्सोर, ठीक है भाई। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि हड्डियां जहां पर आकर के मिल रही है वहां पर 2-3 संरचना होती है। 2-3 संरचना में 3 संरचना मुख्य है, उस संरचना के आधार पर इन जोड़ों को डिवाइड किया गया है। एक तो कहता है फाइबर्स, दूसरा कहता है फाइब्रस प्लस कार्टिलेज, और तीसरा कहता है ये फाइब्रस प्लस कार्टिलेज प्लस साइनोविलिया लिक्विड। यानी अब यहाँ पर अपने जोड़ की परिभाषा पढ़ेंगे कि 2 या 2 से अधिक हड्डियाँ जिस स्थान पे आकर के मिलती है उसे जोड़ बोलते हैं। जोड़ों को उनकी बनावट और उनकी गति के आधार पे अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है या उनका नाम रखा जाता है। असल में उनमें होने वाली गति के आधार पे इनको 3 भागों में ये डिवाइड करता है। तो 3 भागों में ये डिवाइड किस किस को कर रहा होता है? तो ये कहता है कि एक जोड़ ऐसे हैं जहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, गति नहीं है, यानी कि ऐसे जोड़ को बोलेगा ये फाइबर्स जॉइंट, या इसको बोलेगा ये इंग्लिश के अंदर इनमूवेबल जॉइंट, या हिंदी में अपने बोलते हैं अचल संधि, कोई मूवमेंट यहाँ पर नहीं है। दूसरा आता है कि ऐसे जोड़ जिनमें हल्का फुल्का मूवमेंट है या दबाव पड़ने पे या भार आने पे वो हल्का फुल्का मूवमेंट करते हैं, उसको बोलेगा ये फाइबर्स प्लस कार्टिलेजेस जॉइंट, या इसको बोलते हैं ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, या इसको हिंदी में अपने कहते हैं आंशिक गति वाले जोड़। जोड़ का तीसरा प्रकार आता है, उसको बोलता है ये इंग्लिश में फ्रीली मूवेबल, या इसको अपने बोलते हैं पूर्ण चल संधि, या इसको इंग्लिश में ये बोलेगा कि इस जोड़ की विशेषता क्या है, कार्टिलेजेस प्लस साइनोविलिया, ये नई चीज आई तो इसको बोलता है साइनोविलिया जॉइंट्स, इसको बोलता है कार्टिलेजेस जॉइंट्स, इसको बोलता है फाइबर्स जॉइंट्स। अगर मैं इनको अलग अलग समझाना चाहूं तो ये देखिए, पहला जोड़ के प्रकार 3 होते हैं। पहले जोड़ को बोलता है इनमूवेबल जॉइंट्स। इनमूवेबल जॉइंट्स वो जोड़ है जहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई गति नहीं है। तो गति नहीं है इसका मतलब फिक्स्ड जॉइंट भी बोल देगा। और इन जोड़ के यानी कि हड्डियां जहां पर आपस में मिल रही है उनको बांधने का काम यानी मिलाने का काम वाला भाग जो है उस पर किस प्रकार का जोड़ लगा हुआ है, यानी किससे बंधी हुई है वो हड्डियां, तो इसको कहेगा फाइबर्स से ये जोड़ लगा हुआ है, यानी कि फाइबर्स जॉइंट पाया जाता है इन जोड़ों के बीच में, ठीक है। तो इसीलिए इसको फाइबर्स जॉइंट भी बोल दिया जाता है। दोनों नाम साथ साथ में देखिए, इनमूवेबल जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट, फाइबर्स जॉइंट भी बोल देते हैं।
ठीक है। अब इसी के अंदर पाया जाता है सूचर्स जॉइंट। ध्यान रखिएगा, सूचर्स जॉइंट इनको बोल जरूर दिया जाता है, लेकिन सूचर्स जॉइंट में ये शब्द परिभाषित नहीं हो रहा है, इसका छोटा एक भाग है सूचर्स। अचल संधि या इनमूवेबल जॉइंट या फाइबर्स संधि, ये इसका नाम है इस जोड़ का। इसके अंदर आता है सूचर्स जॉइंट, गम्फोसिस जॉइंट्स भी, ठीक है, और टीबिया प्लस फिबुलर, टीबियो फिबुलर जॉइंट्स भी। तो उसमें एक जो सूचर्स जॉइंट आया उसको अगर इसके नाम के साथ दे रहे हैं, कई बार दे दिया जाता है, लेकिन वो सूचर्स जॉइंट सिर्फ खोपड़ी वाले जोड़ को ही सूचर्स जॉइंट बोलते हैं। अपने खोपड़ी, अपनी दांत जिस हड्डी में गड़ा हुआ है, या अपना टीबिया और फिबुला टार्सल से जहां पर जुड़ा हुआ है वहां पर आपस में जोड़ है, इनमें कोई मूवमेंट नहीं है, इन सभी जोड़ को रखता है इनमूवेबल जॉइंट। ठीक है। उसके बाद में ये देखिएगा, इसको बोल देता है सिंडेस्मोसिस जॉइंट, इन्हीं को, इसका ये नाम है। ये पहला प्रकार है जोड़ का। 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं अपने। सरल शब्दों में कहूं तो इसको कहता है ये अचल, यानी कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है भाई। दूसरा जो है स्लाइटली मूवेबल, इसको बोलते हैं ये अर्धचल, यानी कि हल्का फुल्का मूवमेंट होता है इधर। लेकिन इधर अगर अपने बात कर रहे थे कि यहाँ फाइबर्स पाया जाता है और यहाँ कार्टिलेज पाए जाते हैं, तो इसको कार्टिलेजेस जॉइंट भी बोल देगा। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कार्टिलेजेस जॉइंट भी बोल देगा। ठीक है भाई। इसको बोलता है एम्फियोथ्रोसिस जॉइंट भी, इसमें फाइबर और कार्टिलेज दोनों होता है। थकाओगे हो, ठीक है भाई। तीसरा आता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, या इसको अपने हिंदी में बोलते हैं पूर्णचल। अपने गेम्स में ये ही इंपॉर्टेंस होते हैं, गेम्स में इन्हीं की ज्यादा भूमिका होती है, इन्हीं को ज्यादा पढ़ते हैं। 6 भागों में इनको आगे फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये कह रहा है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, इसमें क्या क्या चीज होती है, फाइबर होता है, कार्टिलेज भी होता है और साइनोविलिया लिक्विड भी होता है। ये जो साइनोविलिया द्रव्य है यही है घुटने का ग्रीस, यही है वो जोड़ों का ग्रीस जो आप पूछ रहे थे, साइनोविलिया लिक्विड। ये साइनोविलिया कैप्सूल होता है, उसमें पाए जाते हैं। जिस प्रकार की अपने चिकनाहट की आवश्यकता होती है, वैसे ये रिलीज करके उपलब्ध करवा रहे होते हैं। जैसे जैसे बुढ़ापे की ओर बढ़ेंगे वो कैप्सूल जो है उनकी क्षमता यानी कि संख्या कम होती जाती है, लिक्विड कम होता जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, कट कट की आवाज आती है। ठीक है भाई। इनको साइनोविलिया जॉइंट्स भी बोल दिया जाता है। ठीक है। अब ये डाईआर्थोसिस भी बोल दिया जाता है। तो ये इनके अन्य नाम। आप पहले सरल तरीके में याद रखने के लिए याद रखें, अचल जिसमें कोई गति नहीं, इनमूवेबल। अर्धचल हल्की बुली गति यानी कि स्लाइटली मूवेबल। पूर्णचल पूरी गति यानी कि फ्रीली मूवेबल। अब इसके बाद में अचल जोड़ जो है इसमें पाया जाता है फाइबर यानी कि फाइबर्स जॉइंट, दूसरा नाम अचल जोड़ का याद रखें। अर्धचल जो है फाइबर भी है, लेकिन नई चीज क्या आई, कार्टिलेज। तो फाइबर तो इधर आ गया तो इसका नाम फाइबर पे दे दिया, फाइबर प्लस कार्टिलेज नई चीज इधर आई तो इसको कार्टिलेजेस जॉइंट भी बोल देते। पूर्णचल जो है इसमें फाइबर, कार्टिलेज और तीसरी नई चीज क्या आई, साइनोविलिया। तो 2 नाम इधर दे करके आगे तो इसको साइनोविलिया जॉइंट भी बोल देते। बस ये जो अगर नाम याद रख लेंगे तो पर्याप्त काम चलेगा। ठीक है। अब मैं आपको बात कर रहा था कि इनमूवेबल जॉइंट जो होता है उसके अंदर कौन कौन से जोड़ होते हैं, तो उसके हिसाब से अपने बात करते हैं इधर। ठीक है। तो ये इसको पहले इसको देख लीजिए, इसके खोपड़ी के हिसाब से इधर देखिए, इधर ये कहता है पहले जोड़ के प्रकार पे मैं बात कर रहा हूं, इनमूवेबल जॉइंट। इनमूवेबल जॉइंट में खोपड़ी के जोड़ भी आते हैं। खोपड़ी की हड्डियां, इस मैंडिबल का जो ऑक्सीपिटल के साथ जोड़ लगा, इसको छोड़ करके बाकी हड्डियां आपस में जो जुड़ी हुई है उसको बोलता है ये सूचर्स जॉइंट। सूचर का मतलब इसके बीच में जो फाइबर लगा हुआ है, सूचर का अर्थ होता है सिलाई, यानी कि इन हड्डियों के बीच में ये जो जोड़ लगे हुए हैं, आपको सिलाई टांके नुमा संरचना नजर आ रही होगी, ये दिख रहा है क्या, नहीं है तो भी बना दिया अगलों ने तो प्रेक्षा की दृष्टि से। अगले तो कहते हैं ये सिलाई है, सूचर है ये। ठीक है भाई। तो इन सूचर को ये 4 भागों में डिवाइड करता है, यानी कि इसको आप समझिएगा कि फ्रंटल सूचर या कोरोनल सूचर भी बोल देता है। तो ये फ्रंटल सूचर जो है यानी कि फ्रंटल हड्डी जो है इसका इसके पेराइटल हड्डी के साथ जो जोड़ लगा हुआ है, यानी कि ये मान लो आगे वाली जोड़ है, यानी कि आगे वाली क्या है, ये ना
फिर ये मान लो कि माथे में आगे वाली फ्रंटल हड्डी का इसके साथ मान लो ये जोड़ लगा हुआ है, ठीक है, इसको बोल देगा ये कोरोनल, ठीक है। उसके बाद में दो हड्डियां आपने सिर की छत बना रही थी, क्या बोला, पेराइटल। इन दोनों हड्डियों के बीच में आपस में ये जो लगा हुआ है इसको बोलता है ये सेजिटल सूचर। फिर इन दो के साथ ये तीसरी जो इधर कनपट्टी वाली है इसको अपने ऑक्सीपिटल बोल रहे थे, इनका आपस में जोड़ यानी कि इधर इधर इनका आपस में, ठीक है, इनको क्या बोलता है ये, कौन सी है ये, टेम्पोरल, टेम्पोरल सूचर बोलता है इसको, ठीक है। पीछे ऑक्सीपिटल का इस पेराइटल के साथ छत वाली के साथ जो जोड़ लगा है इसको बोल देगा कौन सी है ये, ऑक्सीपिटल सूचर। इसको देख लो, ये इनके नाम पे ये है, ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना है। कोरोनल सूचर या फ्रंटल सूचर, फ्रंटल हड्डी, फ्रंटल लिखा हुआ है, फ्रंटल कर लेना इसको, फ्रंटल और पेराइटल के मध्य जोड़, समझ में आ गई बात। यानी कि ये आप इसको आप यूं समझ लीजिए, एक तो हड्डी ये फ्रंटल के हिसाब से माथे वाली ये, फिर दो हड्डियां ये इसके हिसाब से पेराइटल के हिसाब से, ठीक है। अब इसके बाद में ये कहता है कि एक हड्डी ये जो ऑक्सीपिटल के हिसाब से इधर, उसके अलावा एक यहाँ पर हड्डी है जो टेम्पोरल बोन वाली इधर वाली, ठीक है। तो इसको यानी कि इस फ्रंटल के और इसके इनके बीच में ये जो जोड़ है, ये जो जोड़ है इसको तो बोल देगा कोरोनल या फ्रंटल सूचर। ये बीच में यानी दोनों पेराइटल के बीच में ये जो जोड़ है इसको बोल देगा ये सेजिटल सूचर। ये जो टेम्पोरल हड्डी है इसका इसके साथ है इसको बोल देगा यानी पेराइटल के साथ टेम्पोरल सूचर। और ये जो है सॉरी ऑक्सीपिटल है, ये ऑक्सीपिटल सूचर बोल देगा इसको, ठीक है। और ये बराबर में जो है ये टेम्पोरल है, इसको यानी कि टेम्पोरल बोन और इस पेराइटल के साथ जो है इसे बोल देगा टेम्पोरल सूचर। ये चार प्रकार के सूचर है यानी कि सिलाई है। कोरोनल सूचर फ्रंटल और पेराइटल के मध्य वाला, टेम्पोरल और पेराइटल के मध्य वाला, सेजिटल दोनों पेराइटल के मध्य वाला, और लैम्बोइड सूचर या ऑक्सीपिटल और पेराइटल के मध्य, ये इसको लैम्बोइड नाम भी देता है भाई, लैम्बोइड सूचर, ठीक है। ऑक्सीपिटल कौन सी है, ये पीछे वाली, और ऊपर इसके साथ जो लगा है पेराइटल के साथ, तो ये लैम्बोइड सूचर। तो ये इसके अलावा अगर बात करें कि इनमूवेबल जॉइंट में कौन कौन से जोड़ आते हैं, तो गम्फोसिस नाम देता है ये दांत जो है हड्डी में जहाँ पर सेट होता है जाकर ये गढ़ता है उसको बोलता है, ठीक है। वो भी आता है इधर, इधर देखिए इसको देखिए, ये जो थे ना ये सूचर्स जॉइंट हैं। सिस्मोइडोसिस यानी कि लंबे फाइबर वाले की बात करें, फाइबर्स जॉइंट में फाइबर लंबा होगा, इसके लंबे फाइबर के जोड़, टेबिया और फिबुला के नीचे वाले भाग का जोड़, जो मैं आपको बात कर रहा था पैरों के टार्सल वाले भाग की तरफ, टेबिया और फिबुला आपस में जो जुड़ा हुआ है वो एकमात्र ऐसा जोड़ है जहां पर गतिशील जोड़ों के पास स्थित होते हुए भी उसमें गति नहीं है। किधर गया रे, इस जोड़ की बात कर रहा है। इसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है। इधर अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा है, इधर टेबिया, और इसके हिसाब से ये फिबुला बाहर के हिसाब से। इनका नीचे यानी कि यहाँ पर गिट्टे वाले स्थान पर जो जोड़ लग रहा है ये जोड़ जो है इसको बोल रहा है, ठीक है। एक मैं बता रहा था गम्फोसिस, दांत जो है वो हड्डी में धस रहा है, ये गम्फोसिस होता है। इसको पेन एंड सॉकेट जॉइंट भी बोल देते हैं। ये जोड़ कोई दिक्कत, ये यहाँ तक ही था है के। उसके बाद में जो मैं आपको बता रहा था सेक्रोइलियक जॉइंट, यानी कि रीढ़ की हड्डी तो सेक्रल वाला भाग और इस कुल्ले अस्थि की इलियम वाला भाग, ये इसके साथ ये जो जोड़ लगा हुआ है इस जोड़ को बोल रहा है ये, और इसमें कोई मूवमेंट नहीं है।
मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ समझिएगा, ये आपको अलग अलग नाम, बड़े बड़े नाम लिखे हुए आपको समस्या पैदा कर रहे हैं ना। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जोड़ 3 प्रकार के हैं, उसमें से पहला जोड़ अपने पढ़ रहे हैं फाइबर्स जॉइंट या अचल संधि, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है। कोई मूवमेंट नहीं वाले जोड़ हैं 4। एक तो याद रखना है, खोपड़ी के जितने भी जोड़ लगे हुए हैं वो आपस में, किस मैंडिबल वाले को छोड़ करके, एक तो ये। दूसरा याद रखना, दांत हड्डी में धसा हुआ है, गम फोसिस जिसको बोला, 2। तीसरा आपको याद रखना है, टीबिया और फिबुला का नीचे वाला भाग का जोड़, टीबियो फिबुलर जॉइंट बोलते हैं उसको, 3। चौथा आपको याद रखना है, सेक्रल और इलियम, यानी कि कुल्ला अस्थि के इलियम के साथ लगा हुआ जोड़, सेक्रो इलियम जॉइंट बोलते हैं इसको, 4। ये 4 जोड़ जो हैं वो किस में आते हैं? अचल संधि में आते हैं, फाइबर्स जॉइंट में आते हैं। इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता। क्लियर? ये आपको दिखा रहे थे, यही बता रहे थे आपको। ठीक है भाई, तो ये 4 है, इधर आपको बता दिया भाई, इधर देख लो इसको। इसके अंदर खोपड़ी के अंदर ये जो छोटी छोटी सिलाई है, इसको 4 अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया इन्होंने, ये आपने पढ़ लिया। कोरोनल सूचर या फ्रंटल सूचर बोलते हैं, टेम्पोरल सूचर, सैजिटल सूचर और लैम्बोइड सूचर। लेकिन इसको सूचर्स जॉइंट का शब्द आए तो ये खोपड़ी में होता है। इसको बोलता है कि इसका जो धागा, फाइबर्स जो होता है वो छोटी छोटी सिलाई वाला होता है। इसको आप यूं समझिए त्रिपाई क्रेडी है। अब आपके समझ में आएगी कहानी। त्रिपाई वाली धागो दिखेगी, वो चीज है ये। और यही फाइबर अगर बड़े धागे के रूप में सिलाई करे तो उसको, यानी कि इस जोड़ में और इन बाकी 3 के जोड़ में भी अंतर है। इसीलिए इस जोड़ को तो सूचर्स बोल रहा है और बाकियों को फाइबर्स के हिसाब से बात कर रहा है। ये लंबे फाइबर के जोड़ हैं, जिनके बीच में जो फाइबर है वो लंबा है। ठीक है भाई, ये बात कर रहा है भाई। तो अब बताओ, ये चीज समझ में आ गई क्या भाई? आप बता दोगे अचल संधि में कौन कौन से जोड़ है? क्लियर है? अब मैं आपको अगर बताऊं ना, इन जोड़ों को अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा कोई जोड़ नहीं बचेगा जिसका आप ये नाम बता सको कि ये किस में आएगा। इस पूरा डिवाइडेशन किया हुआ है मेरा। ठीक है, उसके बाद में आता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, या जिसको अपने बात कर रहे थे फाइबर प्लस कार्टिलेज से बना हुआ है। फाइबर भी है उनमें और है कार्टिलेज भी। हाँ, इसके आगे डिवाइडेशन होते हैं, यानी कि उसके भी आगे डिवाइडेशन, जैसे इसमें 4 जोड़ अलग अलग पड़ रहे थे वैसे उसमें भी जोड़ है। लेकिन उसमें ये कहेगा कि या तो कोई ऐसा जोड़ है जिसमें अकेला कार्टिलेज है या कार्टिलेज प्लस फाइबर दोनों। जिसमें कार्टिलेज होगा उसमें आंशिक गति होगी, यानी कि थोड़ा कम गति होगी, और कार्टिलेज और फाइबर होगा उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी। उसके हिसाब से बात कर लेगा ये। चलो इधर आ जाओ, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है तो इसमें ये बात करेगा भी अपने रीढ़ की हड्डियां जो है उनके बीच में आपस में जोड़ लगा हुआ है, वो स्लाइटली मूवेबल है। स्टर्नम का जोड़ लगा हुआ है पंसली के साथ, वो क्या है? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। और अपने बात कर रहे थे इलियम, इस्चियम और प्यूबिक्स, दोनों प्यूबिक्स का आपस में जो जोड़ लगा हुआ है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। यानी कि ये वो जोड़ हैं जो दबाव पड़ने पे ही गति करते हैं, ऐसे गति नहीं है इनमें। तो ये देख लीजिए। अब इनके नाम जो है ना, इससे आपको परेशानी होती है, मुझे भी है। ये सारे नाम मुझे भी याद नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट बोल दें या आंशिक चल जॉइंट बोल दें, या इनको बोलता है ये फाइबर के हिसाब से तो वो था ये कार्टिलेजेस जॉइंट, कार्टिलेजेस जॉइंट। ये 3 नाम आप याद जरूर रख लेंगे। इनके अलावा भी एक आध नाम और होता है इधर मेडिकल भाषा में, ठीक है, लेकिन आप इसको याद रखेंगे इतना। तो ये एम्फियाथ्रोसिस जॉइंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो अपने पढ़ रहे हैं भी, कार्टिलेज होता क्या है? कार्टिलेज किसे बोलते हैं? क्या होता है रे कार्टिलेज? कार्टिलेज को अपने अभी अभी बात कर रहे थे जोड़ के साथ में, उपास्थि कार्टिलेज, हड्डी का लचीला रूप, उसको बोल रहा होता है ये कार्टिलेज, फ्लेक्सिबल। अब ये कहता है कि अपने जैसे श्वास नली में सी आकार के छल्ले कार्टिलेज के बने हुए हैं, ये कार्टिलेज है। नाक का ये भाग कार्टिलेज है। तो ये समझ रहे हो? तो इस कार्टिलेज के भी आगे 3 प्रकार होते हैं।
ठीक है। एक तो बोलता है ये इलास्टिक के हिसाब से, यानी कि लचीला कार्टिलेज, जहाँ पर फ्लेक्सिबल जरूरत होगी इनको तीनों, आप सिर्फ कार्टिलेज को इतना याद रखें। दूसरा, सभी लंबी हड्डियाँ जहाँ पर भार आएगा तो उनके किनारों पे भी कार्टिलेज लगा होता है, ठीक है। तो इनको पढ़ लो इधर, आप सिर्फ याद रखें कार्टिलेज है क्या चीज़। इलास्टिक कार्टिलेज ये पीले रंग के होते हैं, इनकी कोशिकाएं पास पास होती है, खींचने के बाद वापस अपने स्थान पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ईर पिना जिसको बोलते हैं, तो ये इसका बना होता है, कान की बाली वाला भाग, यह हमारे शरीर का वेस्टेज ऑर्गन है, अवशेषी अवशिष्ट, जिसका कोई काम नहीं है। इनसे पूछो दिखान काम को नहीं के, सबसे ज़्यादा इसी का काम है इधर, ठीक है ना। पंज था तो कन भी न ले छीमा बनता कर जा मेरा, वो पांच पांच ऐसे ऐसे करते हैं ना, इनको पता है। इधर देखिए, सुनिए, इसको सुनिए, कार्टिलेज, ठीक है। हमारे शरीर में और क्या क्या अवशेषी अंग है, तो इसके अलावा हमारे शरीर में अपेंडिक्स और अक्कल जाट, ये भी कोई काम नहीं है वर्तमान में इनका भी अपने शरीर में, ठीक है भाई। उसके बाद में बोलता है हाईलाइन कार्टिलेज, ये जोड़ों के मध्य जहाँ पर जोड़ झटके चाहिए होते हैं, मजबूती चाहिए होती है, वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है भाई। तो ये देख लीजिए, हाईलाइन कार्टिलेज यह हल्के नीले रंग का होता है, मजबूत व लचीला होता है। ये दो प्रकार का होता है। आर्टिकुलर, दो हड्डियों के अंतिम सिरे जो होते हैं उनके ऊपर पाया जाता है, और कोस्टल शरीर के खोखले अंगों में रहता है, जैसे नाक, श्वास नली, रोड। ये कार्टिलेज है। आप सिर्फ ये याद रख लीजिए कार्टिलेज क्या चीज़ है और कार्टिलेज पाया कहाँ जा रहा है। ये कार्टिलेज है, श्वास नली या हड्डियों के आगे सिरे वाला भाग कार्टिलेज है, ठीक है। उसके बाद में आता कोस्टल, पढ़ लिया। उसके बाद में आता है फाइबर्स कार्टिलेज। तो फाइबर्स कार्टिलेज ये है उन अंगों के पास पाया जाता है जहाँ ताकत की आवश्यकता होती है, सफ़ेद रंग का होता है, जहाँ पर स्ट्रेच किया जाए जोड़ को, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। लिगामेंट जो होता है वो भी यही चीज़ कर रहा होता है। कार्टिलेज को आप याद रखेंगे, उपास्थि या लचीली या फ्लेक्सिबल हड्डी का रूप है कार्टिलेज, ठीक है भाई, कर लोगे याद इतना। अब ये कह रहा है कि ये जो जोड़ हैं जिसको अपने अर्धचल जोड़ बोल रहे हैं, उसमें कार्टिलेज प्लस फाइबर दोनों पाए जाते हैं। इन कार्टिलेज नई चीज़ आई, इसके लिए इसका नाम कार्टिलेजेस जॉइंट भी बोल दिया। इनकी वजह से गति हो रही है, कार्टिलेज की वजह से, जहाँ कार्टिलेज है वहाँ गति। तो इधर देख लीजिए ये कहाँ कहाँ है, तो ये देख लीजिए, तो ये हड्डियों का किनारा इन्होंने दिखाया ना, ये कार्टिलेज दिखाया है। और इनका भी अलग देखिए, हाईलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइबरस कार्टिलेज, जहाँ कलर के हिसाब से दिखाने का प्रयास किया इन्होंने। ये फाइबरस कार्टिलेज जहाँ मजबूती की आवश्यकता है, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज ये देख लीजिए, ये हाईलाइन कार्टिलेज के हिसाब से बात करें तो ये हाईलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज ये इलास्टिक कार्टिलेज, ये वाला बात। तो ये बता रहा है, आप इसके अंदर ज़्यादा डूबे नहीं। आप तो याद रखें कि भी जिसको अपने बोल रहे हैं आंशिक चल जॉइंट, यानी कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, वहाँ पर फाइबर्स और कार्टिलेज दोनों चीज़ है, बस ये याद रखें। इसी कार्टिलेज नई चीज़ आने के कारण इसका नाम, पहले वाले का फाइबर्स दे दिया तो इसका फाइबर्स तो दे नहीं सकते, तो अब इसके अंदर नई चीज़ क्या है, कार्टिलेज, तो इसका कार्टिलेजेस जॉइंट बोल देंगे। और तीसरे में जिसको अपने फ्रीली मूवेबल बोल रहे हैं, वहाँ पर साइनोविलिया नई चीज़ आएगी तो साइनोविलिया जॉइंट बोल देंगे, ठीक है भाई। तो ये, तो अब इसमें कौन कौन से जोड़ आते हैं तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इन जोड़ के नाम अलग हैं। अब इनको भी दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। किनको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, कार्टिलेजेस जॉइंट जो है, यानी कि आंशिक चल जो जोड़ है, उनको दो भागों में डिवाइड किया है। एक का नाम कहता है ये सिंक्रोन्ड्रोसिस, और दूसरे का नाम अगर मैं बात करूं सिम्फिसिस, यानी कि ये दो भागों में डिवाइड कर देता है। किसको डिवाइड कर रहा है दो भागों में, अर्धचल जोड़ को, अर्धचल जोड़ को। अब ये दो भागों में किसके आधार पे जोड़ डिवाइड कर रहा है, तो ये कह रहा है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेज पाए जा रहे हैं, फाइबर्स नहीं है। और एक ऐसा है जिसमें मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, एक ऐसा है जिसमें फाइबर और कार्टिलेज दोनों पाए जा रहे हैं। समझ में आ गई ना बात ये, तो इसके हिसाब से देख लीजिए ये। अब मैं बात कर रहा था हड्डियों के शुरुआत में कि ग्रोथ प्लेट, जिससे हड्डियाँ अपनी बढ़ती है, तो ग्रोथ प्लेट का जोड़ जो है वो भी यही है, स्लाइटली मूवेबल है वो। तो ये देख लीजिए। अब देखिए सिंक्रोन्ड्रोसिस, इसमें क्या है, हाइलाइन कार्टिलेज होता है, इसमें निमन जोड़, यानी कि इसमें सिर्फ कार्टिलेज पाया जाएगा। तो ग्रोथ प्लेट शरीर की लंबाई हड्डी के सिरों के पास पाई जाती है, यहाँ से हाइट बढ़ती है। इन ग्रोथ प्लेट के जोड़ को एपिफिशियल प्लेट भी कहते हैं। ये एपिफिशियल प्लेट यानी कि ये जो जोड़ है ये,
ठीक है, इसको दिखाया भी गया था अलग से, वो कहाँ था भाई, चारों को एक साथ दिखाया गया है। मैंने एक चित्र में दिखाया था ना आपको भी, इसमें प्रयास तो पूरा है कि भाई आपके ये चीज़ें समझ में आए। ये जो समझा रहा था मैं, एपिफिशियल प्लेट, ठीक है ना, तो ये उसके साथ में एक साथ दिखाया गया है इन चारों जोड़ों को। ये देख लीजिए, ये दो भाग है, एक तो ये भाग जिसको सेंकंड्रोसिस बोल रहे थे अपने क्या, ठीक है, और इसको सिम्फेसिस बोल रहे हैं। दो तो इसमें आ रहे हैं, दो इसमें आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के यानी कि चार जोड़ हैं जो अर्धचल में आ रहे हैं। तो ये जो भाग है इसको बोल रहा है ये, इसमें सिर्फ कार्टिलेजेस, और इधर कार्टिलेज और फाइबर दोनों है। तो ये कार्टिलेज के हिसाब से एक तो ये एपिफिशियल प्लेट जिसको बोल रहे हैं या ग्रोथ प्लेट जो है वो है, दूसरा अपने स्टर्नम के साथ पंसलियां आकर के लग रही है, इनके बीच में ये जो जोड़ है ये कार्टिलेज है। इधर अगर बात करें तो ये प्रत्येक कशेरुकी मेरुदंड के बीच के जो भाग है उसके अंदर कार्टिलेज और फाइबर्स दोनों हैं। और इधर अगर बात करें जिसको अपने बात कर रहे थे कुल्ला अस्थि का अंतिम भाग प्यूबिक्स, दोनों प्यूबिक्स आपस में जहाँ पर जुड़े हुए हैं ये जो है इसको बोल रहा है ये इनका नाम दे रहा है ये, उसको देख लो, बस मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। ये चार छोड़ करके बाकी अलग अलग डिवाइडेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोल रहा है ये ग्रोथ प्लेट, ठीक है। उसके बाद में ये जो है स्टर्नोकोस्टल जॉइंट बोलता है इसको, मैं जिसको सीधा बोल रहा हूँ कि पंसलियों का किसके साथ है, स्टर्नम के साथ लगा जोड़ जो है वो भी अर्धचल में, लेकिन इसका नाम है रे, क्या नाम बता रहा है ये, स्टर्नोकोस्टल जॉइंट बोल रहा है इस जोड़ को, ठीक है भाई, ये याद रखना है। ये लो, ये स्टर्नोकोस्टल जॉइंट है। उसके बाद में दूसरा प्रकार जिसको सिम्फेसिस पढ़ रहे थे अपने, सिम्फिसिस, इस प्रकार के जोड़ में फाइबर्स कार्टिलेज पाए जाते हैं, फाइबर्स भी है कार्टिलेज भी है, उसके हिसाब से बात कर रहा है। इंटरवर्टिबल जॉइंट यानी कि सभी कशेरुकी के बीच वाले जॉइंट को बोल रहा है इंटरवर्टिबल जॉइंट्स, ठीक है भाई ये। उसके बाद में अगर बात करें प्यूबिक्स सिम्फेसिस यानी कुल्ले के नीचे वाले भाग का जोड़ जहां दोनों कुल्ला अस्थि आपस में मिल रही है, ये प्यूबिक्स, ठीक है भाई, ये लो। उसके बाद में तीसरा मुख्य प्रकार जो आता है वो ये, मुख्य का मतलब मेन प्रश्न जो आते हैं वो यहाँ से आते हैं, मुख्य चीज़ें हैं ये। इसको बोलता है ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट, इसमें कार्टिलेज प्लस फाइबर्स प्लस साइनोविल्य, तो इसको बोलता है ये साइनोविल्य जॉइंट भी, ठीक है भाई। इसके और नाम भी हैं। अब इसको ये बोलता है कि इन जोड़ों को इनकी गति के आधार पे भी बांटा जाता है। वैसे तो इसके प्रकार पढ़ते हैं अपने 6, लेकिन इनके अलावा प्लेन, अक्ष और तल जिसको अपने पढ़ते हैं, प्लेन और एक्सिस जब पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से भी इनको डिवाइडेशन किया जाता है। यानी कि एक ही तल पे गति करेगा, एक ही प्लेन के हिसाब से अगर बात करेंगे तो उसके हिसाब से ये कहेगा यूनिएक्सियल। अब आज इतना ही, बाद में बात करेंगे।